हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम एक 5-7 मिनट हम वेट करते हैं ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लें। इन द मीन टाइम आप में से अगर किसी कोई क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर से कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड और फिर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़रा बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं, क्या पढ़ा हुआ है, क्या करने का इरादा है? सर मैं सीए इंटर किया हुआ है, साथ में एमकॉम भी। और अभी रिसेंटली सीबीए पाकिस्तान क्वालिफाई किया है। और अभी एक ऑडिट फर्म में जो है ना टैक्स सुपरवाइजर हूँ। बेहतरीन। तो कहाँ होते हैं आप? सर मैं लाहौर होता हूँ। अच्छा, फ्लावर में। जबरदस्त जबरदस्त। सही। गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा। आ, बुरहान साहब जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। मोहम्मद बुरहान कामिल। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें सर। जी सर, मैं जो है मैनेजर टेक्नीशियन हूँ एक ग्लोबल कंपनी के अंदर जो कि जाफर ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। और अगर मैं एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं एसी से क्वालिफाइड हूँ और मैंने कैप किया हुआ है जे इंटरमीडिएट। और साथ में मेरा जबरदस्त। आईसीए में का एक पेपर रहता है साथ में एमबीए। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। चलें, तो थोड़ा सा क्लास में सर पार्टिसिपेशन रखा गया ताकि हम भी आपसे सीखे सर। जी इंशाल्लाह सही है। सर मैं अभी तो चलिए। ऑफिस से लेट हो गया, वो गाड़ी के अंदर मैंने ब्लूटूथ में लगाया हुआ है आपकी वो क्लास में वो आपकी थोड़ा। आवाज से पता लग रहा है आप किसी बायर ही है मेरे ख्याल में। ठीक। चलें। ड्राइव कर रहा हूँ। नो इशू सर, नो इशू। अच्छा। अब्दुल मनान साहब, आप जरा आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। सर जरा अपने बारे में बताएं तो हमें, क्या करते हैं, क्या पढ़ा है? सर मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी हाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। बेहतरीन। और मैंने अभी बीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है। और इस टाइम मैं एक ऑडिट फर्म, नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग फर्म मैंने साउथ एंड सन्स मार रोड पे, हाँ अच्छा, जी, वहाँ पे एज अ बुक कीपर जो है मैं जॉब कर रहा तो ये आप ये यूके की आउटसोर्स फर्म है, यूएस की है, कनाडा, कौन सी? हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं, यूएस से भी हैं, स्पेशली यूके से भी हैं और यूएई से भी होते हैं। अच्छा, तो मल्टीपल है। उन, जी जी, मल्टीपल कंट्रीज होते हैं। सही। जी जी। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी। हम्म, अ, अनम जाहिद। अनम जाहिद, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम? अल्लाह ताला का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं, क्या करती हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या है आपका, थोड़ा बताइए। सर मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है हम्म। और मैं फ्रीलांसर हूँ। तो आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? सर ई कॉमर्स से रिलेटेड। अच्छा, ई कॉमर्स से रिलेटेड, बेहतरीन हो गया, गुड। तो आप ये अकाउंट्स रिलेटेड वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है या कोई और, वर्चुअल असिस्टेंट है? सर मैंने फाइवर पे वैट और कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विस काफ़ी अर्सा दी है और इस बारे में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। चल, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक हो इंशाल्लाह। गया। अच्छा जी। थैंक यू सर। नो इशू, नो इशू, वेलकम। अच्छा जी, आते हैं हम आज थोड़ा सा फिर अपने ही
कोर्स की तरफ और थोड़ा सा उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज हमारा इरादा जो है वो है कि हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को प्रॉपरली स्टार्ट करें और देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो मतलब जिस पे हमें टैक्सेस लग सकते हैं या हमें एग्ज़ेम्प्ट कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। अब अ, नोट्स पे थोड़ी-सी देर बाद आ जाते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं ना, थोड़ा-सा खुद ही उन चीज़ों को समझ लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो आज हम जिस चीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसको हम आज एम्प्लॉयमेंट इनकम से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा-सा पहले उसका हम एक ओवरव्यू समझते हैं कि भई होता क्या है एम्प्लॉयमेंट इनकम में एंड उसकी यूके में क्या इम्प्लीकेशन है। अच्छा, अब जहाँ तक बात आती है एम्प्लॉयमेंट इनकम की, तो हम में से मेजॉरिटी लोग जॉब ही कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या है? ठीक हो गया? ज़ाहिर बात है, आप किसी के साथ जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको मंथली सैलरी मिल रही है और जो सैलरी मिल रही है, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम कहलाई जाती है और वो जो है आपको उस पे टैक्स पे करना होगा अपने ईयर एंड पे, टैक्स ईयर एंड पे। हम दोबारा अगर टैक्स ईयर लिखें ताकि हमें याद रहे, हमारा जो यूके का टैक्स ईयर हम इसको कहते हैं टैक्स ईयर 23 हम इसको कहेंगे, जिसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, वैसे अगर आप टैक्स 23 पे कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको टैक्स 23 24 लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि कौन कौन से मंथ्स हैं। तो ये आपका स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2023 टू 5 अप्रैल 2024। ये हमारे पास हमारा टैक्स ईयर है जो हम अभी डील कर रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमारा लास्ट क्लास में भी थोड़ी-सी हमारी डिस्कशन हुई थी कि अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमारे पास किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर हम एक रफ सिनेरियो देखें, तो एक तो हमारे पास आ सकती है हमारी ग्रॉस सैलरीज़ आ सकती है। अच्छा, हमारे पास ग्रॉस सैलरीज़ आ सकती हैं। सेकंड हमारे पास आ सकती है बोनसेस आ सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ सकती स्टैट्यूटरी सिक पे आ सकती है। उम, अच्छा, इसमें हमारे पास मैटरनिटी पे भी आ सकती है। अ, इसके अलावा बोनसेस हो गए हमारे पास। हाँ, कोई कमीशंस हो गए वो भी आती है हमारी। अ, और क्या-क्या आ सकता है हमारी गवर्नमेंट इनकम में? खैर, जितनी भी चीज़ें जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं, ये सारी की सारी हमारे पास टैक्सेबल होती हैं और ये इस पे हमने टैक्स देना होता है। अच्छा, अब टैक्सेबल से मुराद क्या है कि जब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जो कि हमारा ये पीरियड है फ्रॉम 6th अप्रैल 2023 से 5th ऑफ अप्रैल 2024 तक। अब ये जब एंड हुआ, तो हमने अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करनी है, जिसमें मुझे अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड तमाम इनकम्स शो करनी पड़ेंगी। शो करने से मुराद है कि आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी और आपसे जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है, वो उसका आपको ज़ाहिर बात है रिलीफ मिलता है क्योंकि वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। सिंपल सिनेरियो ऐसा होता है, लेट्स से अगर आपकी 10,000 पाउंड सैलरी है और आप पे टैक्स लेट्स से हम कहते हैं कि 1000 बन रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जब आप जॉब कर रहे थे और आपको सैलरी मिलती थी,
तो आपसे हर महीने लेट्स से हजार पाउंड, सॉरी 100 टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो 12 महीने में 1200 पाउंड डिडक्ट हुआ है। अब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी टैक्स की बनी 1000 पाउंड है और आपसे डिडक्ट हुए हुए 1200, तो 200 पाउंड जो है वो आपको रिफंड होगा, और ये रिफंड आपको एक्चुअल में मिलता है। अब पाकिस्तान में थोड़ा सा रिफंड का सीन इस तरह नहीं है, रिफंड नहीं मिलते, वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे भेज देते हैं, लेकिन यूके में आपको रिफंड मिलता है। अच्छा, अगर हम इस ईयर की टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी एक कोई ना कोई डेडलाइन भी हमारे पास होगी। इसकी हमारे पास डेडलाइन क्या होती है? ईयर एंड के अपकमिंग 31 जनवरी जो होती है ना, वो हमारी डेडलाइन होती है। तकरीबन ये हमारे पास 9 मंथ्स से ज्यादा 10 महीने बनते हैं, अप्रैल से मार्च 3, 9, 1, 10, तकरीबन 10 मंथ्स का आपके पास डेडलाइन पीरियड होता है। अब जो टैक्स रिटर्न जो ईयर एंड हमारा पूरा हुआ है 5 अप्रैल 2024 पे, वो टैक्स रिटर्न आपने जमा करानी है 31 जनवरी 2025 से पहले पहले। और ये सिर्फ जमा नहीं करानी है, आपने अपने ड्यूज भी पे करना है। अगर नहीं करेंगे तो पहले दिन ही आपको 100 पाउंड की पेनल्टी पड़ जाती है डायरेक्ट। तो ये आपने करनी होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग को दिखाता हूँ जो कि आपकी हेल्प आउट करेंगे। हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कल मैं जो कुछ फॉर्म्स की आपके साथ जिक्र किया था, अच्छा, अ, हमारे पास ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो आता है जिसको हम P60, अच्छा मैं पहले यहाँ पे आपको लिख दूं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हमारे पास जो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसमें जो हमारे पास पहला फॉर्म है उसको हम बोलते हैं P60 फॉर्म। दूसरा हमारे पास आता है P11D फॉर्म, और थर्ड जो हमें देखने को मिलता है P45 फॉर्म। अच्छा, यार जरा एक बंदा साथ आया ना यार, अकेले मजा नहीं आता पढ़ाने का। कौन आना पसंद करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। उमर साहब आप भी आ जाए। आप चुपके से हाथ खड़ा करते हैं फिर हाथ नीचे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र आप से। सर आपको हम पसंद नहीं है, ये क्या सीन है सर, हाथ नहीं खड़ा सर, कर। वो इत्तेफाक 2 बार ऐसा हुआ, मैं ए क्लिक कहीं है, और कर रहा था और वो हैंड जो है वो हो गया। सब फंस गए हो देख लो। हाँ, तो बस ये हुआ। सुनाई क्या करते हैं आप, सर थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं जो है एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और टैक्सेस में डील करता हूँ। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। तो फिर तो हम हमें थोड़ा बहुत पाकिस्तानी टैक्सेस भी साथ साथ बताते रहेंगे, ठीक है सर। जी जी। अच्छा, अच्छा सर, हमारे पास P60 फॉर्म होता है। ये हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इनकम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब अगर हम एक जेनेरिक टर्म में देखें तो एम्प्लॉयमेंट, जारी बात है हम सबको पता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको स्पेसिफिक ले जाना चाहते हैं। अब हर कंट्री के थोड़े से अपने लवाजमात होती हैं, अब थोड़े से हम यूके की लवाजमात देख रहे हैं। अब यूके में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको नॉर्मली 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कुछ हमें रेज हैंड्स आ रहे हैं, इशफाक साहब कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर? सर आपकी आवाज थोड़ी ना कम है, थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम ज्यादा कर सकते हैं प्लीज?
माइक का वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं हो सकता, मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा। चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। सर थोड़ा थोड़ा सा बेसिकली ना नेट के सिग्नल्स का भी थोड़ा इशू है, जहाँ डिस्टॉर्शन रहती है तो फिर ना वो स्किप हो जाता है समटाइम, चले, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज नो प्लीज, इशू, हाँ नो इशू, प्लीज, नो थोड़ी इशू, रिक्वेस्ट है, नो इशू। माइंड ना करें। कोई मसला नहीं सर। जी अहमद वलीद साहब फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कहना था कि माइक को थोड़ा सा मुंह के करीब कर लें। ठीक है सर, कर लेते हैं। यार अब ये अब दूसरा लगता है वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं वो, हेडफोन लेने पड़ेंगे यार। हेडफोन यार उससे सर थोड़े थकान से देते हैं। पैसे खर्च लेना अपनी बात पे भी। पैसे खर्चे की बात अगर आए ना, मैं मैं 3 एयरपॉड्स चेंज कर चुका हूँ अभी तक, और सुनिए सर, हमें आवाज नहीं आती उसमें। तो सर थोड़ा ना करें, इस्तेमाल किया करें। और नहीं, लिटरली बिल्कुल नए पड़े हुए हैं मेरे पास। दो तो मैंने ऑडियोनिक के वो अच्छे वाले मंगवाए हैं, लेकिन वो कहते हैं आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा इससे ज्यादा और मैं क्या कर, लेकिन कभी कभार इशू होता था, लेकिन अभी जब से मैं हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ, तो अभी काफी टाइम बाद ये इशू सर आया है। आपके पास JBL होने चाहिए, ऑडियो ने क्या कहना। यार ना तो मेरे वालिद मोहतरम अंबानी साहब है, ना मैं अनंत अंबानी हूँ। JBL के लिए फिर गुर्दो शुर्दो बेचना पड़ेगा हमें। नहीं सर, घंटा ही एक लगाना पड़ेगा बस। यार चल, करते हैं कुछ निजाम करते हैं, ले लेते हैं यार। चलो ऑडियोनिक के ना, चले करें सॉरी, सर, JBL नहीं, कोई प्रोफेशनल थोड़ा लाइंस पे सा। आ गए ना आप, माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। जी जी, चले कोई मसला नहीं सर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। नो इशू। अदनान साहब, आपको कोई क्वेश्चन? अदनान अहमद। चलो, अशफाक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदनान सर साहब मैंने कैसे हैं? पहले एक दफा जी सर, आवाज आ रही है रेज आपको? हैंड किया हेलो। था तो कह दिया। इशफाक साहब प्लीज आप एक सेकंड के लिए। जी जी, अदनान साहब आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक सलाम। है। अल्लाह का करम जी। अच्छा सर, मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपने रिटर्न फाइल्स वगैरह करवाना चाहते हैं, जो अपना NTN वगैरह बनवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल कोरा हूँ अभी इसमें ना, मुझे NTN वगैरह ना बनाना आता है, ना मुझे रिटर्न फाइल करना आता है, तो मैं ये सीखना चाहता हूँ आपसे। आप पाकिस्तानी टैक्सेस की बात कर रहे हैं? जी जी जी, पाकिस्तानी टैक्सेस की सर हम तो थोड़े से गोरे लेवल पे चल रहे हैं, हम तो यूपी एडवांस के में। टैक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मैंने सर, देखा सर, लेकिन मैंने कहा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कुछ तो पल्ले पड़ेगा हमारे। जी बिल्कुल, प्लीज मोस्ट वेलकम, बट हमारा फोकस यूके टैक्सेशन साइड पे, पाकिस्तानी टैक्स जी साइड पे नहीं है, माजरत के साथ। जी जी सर, अगर इसकी कोई क्लासेस हो, अरेंज हो, तो जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और सर एक वो तो एक सेपरेट कोर्स उनका चल रहा होता है, पाकिस्तानी टैक्सेस का। तो जी जी, वो तो आप शायद एडमिन से अगर आप बात करें तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर लेंगे उसके बारे में। ठीक सर, इंशाल्लाह मैं कोशिश ठीक है। करता हूँ। बिल्कुल। अवल मुझे खुद ही पाकिस्तानी टैक्स नहीं है, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। थैंक तो ठीक। माजरत इस चीज के लिए। नो थैंक यू इशू, सर। नो इशू सर, नो इशू। अच्छा जी, जी उमेर भाई, वेलकम बैक। जी सर। अच्छा सर, हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इनकम के रिलेटेड चीजें देख रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि हमें यूके में। अच्छा, उमेर भाई अगर आवाज वगैरह में कोई मसला हो तो प्लीज मुझे कह दीजिएगा, कोई और निजाम पर करना पड़ेगा, ठीक है? आवाज बिल्कुल सही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ठीक होगी। अच्छा, P60 हमारे पास 3 मेजर फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है P60। इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपकी एनुअल ग्रॉस सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। अब जो मैं एनुअल ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ ना, ये आपकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, या ये मैं जनवरी से दिसंबर की बात नहीं कर रहा। ये हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर की। ठीक है। सर वो ग्रॉस सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओ सॉरी, जी जी। सॉरी सॉरी सॉरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
अब इससे हमारी मुराद क्या है कि पूरे साल में, पूरे टैक्स ईयर में, ड्यूरिंग द, चाहे आपकी मिड ऑफ द ईयर में आपने ज्वाइन किया हो, स्टार्ट ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया हो, ये लास्ट एक मंथ में ज्वाइन किया हो, लेकिन अगर आप साल के खत्म होने पे जिस कंपनी में होगे, वो कंपनी आपको P60 इशू करेगी। ठीक है। अब P60 फॉर्म का ये मतलब नहीं कि आपने किसी कंपनी के साथ पूरा साल ही काम किया होगा तब आपको ये मिलेगी, नहीं। क्लोजिंग ऑफ द टैक्स ईयर पे अगर आप जिस भी कंपनी या एम्प्लॉयर के पास होगे, वो आपको आपका P60 फॉर्म इशू करेगा, जिसमें मेंशन होगा कि आपने इसके साथ इस टैक्स ईयर में कितनी सैलरी कमाई है और कितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ठीक हो गया सर? ठीक। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है P11D फॉर्म। अब इसमें क्या होता है? एनुअल नॉन कैश बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कार, होम, फ्यूल, एटसेट्रा, ये अगर हम इसको मैं कहूँ, इसको अगर थोड़ा सा मैं और एलिबरेट करूँ, नॉन कैश बेनिफिट और और ऐसा क्या अप्रोप्रिएट नेम नाम ले सकते? नॉन, यार जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, नॉन कैश ही होते हैं, और बेनिफिट्स उनको जारी बात हम कह सकते हैं, अलाउंसेस वगैरह या जो भी आप कह लें, मतलब आप जहां भी जॉब कर रहे हैं और उस जॉब की वजह से आपको अगर गाड़ी दी गई है चलाने के लिए, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए है, या एक तो होता है ना कि आप सिर्फ कंपनी के इस्तेमाल के लिए रख सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से कहीं जॉब करो और आप ड्राइवर हो। ठीक है। तो आप अगर ड्राइवर हो और आपको गाड़ी दी गई, फिर वो आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या करना, आप सुबह जाते हो, गाड़ी की चाबी उठाओगे ऑफिस से, गाड़ी स्टार्ट करोगे, डिलीवरीज कर रहे हो या जितना भी मटेरियल है लाना ले जाना ये सारा कुछ कर रहे हो, और घर जाते हुए आप गाड़ी वहीं छोड़ के जा रहे हो। ठीक है। तो फिर वो गाड़ी जारी बात है, आपके लिए बेनिफिट नहीं, वो आपकी जॉब हुई। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको गाड़ी प्रोवाइडेड है और वो ओवरनाइट, ओवरनाइट से मुराद है कि ऑफिस वर्किंग आवर्स के बाद आप उसको अपने घर ले जा सकते हो, तो वो गाड़ी आपकी टैक्सेबल बेनिफिट कहलाई जाती है या नॉन कैश बेनिफिट कहलाया जाता है, और उस पे आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या रूल है इसके बारे में, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम तसल्ली से देखेंगे वन बाय वन, जो भी मेजर है हमारे पास। अच्छा, थर्ड हमारे पास है P45। इसमें आपके पास आती है ग्रॉस वेजेस एंड टैक्स डिडक्टेड टिल द जॉब एंड्स इन अ टैक्स ईयर। आई होप मैं जो लाइन लिखी थोड़ी बहुत आपको समझ आ रही होगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई कंपनी या जॉब छोड़ी है, तो जितने मंथ्स या जितना अरसा आपने उस टैक्स ईयर में उस कंपनी में काम किया है, तो छोड़ते वक्त आपको आपका एक्स एम्प्लॉयर जो होगा, वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसको P45 फॉर्म कहते हैं। और वो फॉर्म, उस फॉर्म में क्या होता है कि भाई इस टैक्स ईयर में, मतलब 2023-24 टैक्स ईयर में जितने महीने आपने वहां काम किया, उसकी कितनी इनकम आपको आई, मतलब कितनी सैलरी थी आपकी टोटल, और उसमें से कितना टैक्स आपसे डिडक्ट हो चुके, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें आपके लिए लिखी होगी। ठीक है। और नॉर्मली आप जब कि नई जॉब पे जाते हैं, तो अक्सर हायरिंग के दौरान आपसे जब हायर हो जाते तो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, तो उसमें वन ऑफ डॉक्यूमेंट आपका P45 फॉर्म भी होता है, आपसे ये भी मांगा जाता है अगर आपकी कोई एक्स पुरानी जॉब है तब। अगर आप नहीं भी प्रोवाइड कर दो तो आपके नए एम्प्लॉयर को इससे कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन मांगा जाता है आपसे। सर ये अच्छा, P60 और P45 एक जैसे नहीं है? सर, इसमें एक छोटी सी चीज है, इसको मैं अगर यहाँ लिख दूं ना,
लीविंग विकेट, आई होप ओके थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। P45 आपको तब इशू होता है अगर आपने जॉब छोड़ दी है, हम्म ठीक है। और P60 तो जस्ट आप, अब देखिए हर साल तो कोई जॉब नहीं सर छोड़ता ना, ठीक। तो आपकी सर मेरा जॉब। एक क्वेश्चन है। मुदस्सर साहब, मैं आपका रेज हैंड देखा है जी, फरमाए सर आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के वहाँ पे काम कर रहा हूँ, जी। और मुझे पी फार्म कौन इशू करेगा? मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो ये पी फार्म कौन से मतलब कोई मतलब कि ये जैसे हमारा एफबीआर है, वहाँ का कोई वैट है या जो भी है रजिस्टर्ड, वो मैं इशू करता है, या अच्छा। फिर हम एम्प्लॉय को देंगे? मतलब मसलन मिसाल के तौर पर मेरे पास तो कोई एम्प्लॉय है नहीं है, हम्म मैंने तो सब कंपनीज को हायर किया हुआ है ना, लाइक कोरियर हम्म के लिए, लाइक कोई डिलीवरी देनी होती है, लेनी होती है, जो भी ठीक है। देखिए मुदस्सर साहब, आप हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या होती है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तब आपको ये चीजें मिलती है, लेकिन आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं वो आप एज अ एम्प्लॉयर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स आपको इशू करने होते हैं अपने एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो आपने HMRC, यूके की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, आप हर महीने पेरोल रन करते हो, चलाते हो, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हो, और पे स्लिप्स जो है आप HMRC को, पे स्लिप्स तो खैर नहीं सबमिट करते हो, लेकिन उनका अपना एक फॉर्म होता है सॉरी सर, RTI। आवाज बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही इस बात की। एक सेकंड में, जी मैं सेकंड में इंटरनेट चेंज करता हूँ, मे भी शायद इंटरनेट का इशू आ रहा हो। अगर दोबारा हो तो फिर मैं हैंड फ्री चेंज कर लेता हूँ, जी मैं सेकंड। सॉरी सर बोल रहा हूँ, लेकिन हमें तो आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है आपकी। शायद भाई के नेट में मसला होगा। हाँ, मुझे भी सही आ रही है बिल्कुल। सर अभी अभी आवाज आपकी सर क्लियर आना स्टार्ट हुई है, अब बताइएगा प्लीज। मैं तो अभी बोला ही नहीं, मैं तो अभी बोलूंगा सर। अच्छा चले, वट एवर, अभी क्लियर है आपका आवाज, समझ आ रही है मेरी? जी सर जी आ सर रही है हमें सर। क्लियर है। ओके। अच्छा तो मुदस्सर भाई, हम बात ये कर रहे हैं कि हम ये जो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे हमारा मुद्दा जो है, हम डिस्कस करें एम्प्लॉयमेंट इनकम को। एम्प्लॉयमेंट इनकम से मुराद है, हम यहाँ पे, हमारा पहला टॉपिक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव आप लास्ट क्लास में नहीं थे कल, मुदस्सर साहब। जी सर। आप थोड़ा हमारे साथ ही रहे ताकि हम, मैं आपको समझाऊं सर ताकि। मैं सर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ सर क्लास ले अ, रहा हूँ, आप बेफिक्र नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि हम अनम्यूट रखें ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। आप लास्ट क्लास में थे सर? जी सर मैं लास्ट क्लास में था अच्छा। सर, सॉरी मैं सर सॉरी, लास्ट क्लास में से मिस हो गई थी सर। हाँ, तभी आपको कंफ्यूजन हो रही है। असल में हम जो है ना, सबसे पहले इंडिविजुअल की टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल से हमारी मुराद है कि मैं, मोहम्मद वकास, एक इंडिविजुअल हूँ। मैंने कौन कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है, टैक्सेस आप पे करते हो अपनी इनकम्स पे। तो हमने कल डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल की कौन कौन सी इनकम हो सकती है। हमने वो एक तरफ एक, हमने एक फ्लेवर उन चीजों को लिया। हम एम्प्लॉयमेंट इनकम सेट पे, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहे होते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट इनकम ही आ रही होती है। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो एक इंडिविजुअल के जी सर टैक्सेस। ठीक है, ओके क्लियर है सर। ओके, चलो। बाय द वे, ये फॉर्म्स आपको तब इशू होते हैं अगर आप एम्प्लॉई हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब की वजह से आपको ये फॉर्म्स मिलते हैं। अगर आपने पूरा साल काम किया, या ईयर एंड पे आप जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आपको P60 फॉर्म इशू किया जाता है। उस P60 फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, या पूरा साल, इस कंपनी के साथ जितना भी काम किया, आपकी टोटल सैलरी कितनी थी और आपसे कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है। सेकंड, हमारे पास आता है P11D फॉर्म,
कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट से मुराद कोई घर, गाड़ी, फ्यूल मिल रहा है, कोई मेडिकल अलाउंस या इंश्योरेंस मिल रही है, कोई लोन मिला है आपको, तो इस तरह के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उनको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है और उसके ऊपर टैक्स आप पर अप्लाई किया जाता है, जो कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न में पे करना होगा। और थर्ड जो हमारे पास एक फॉर्म होता है वो होता है P45। जिस तरह मैंने साथ लिखा भी कि लिविंग सर्टिफिकेट। अब इससे मुराद हमारी ये है कि अगर आप एक जॉब छोड़ते हैं तो आप जहां से जॉब छोड़ रहे हो वो कंपनी या वो एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको हम P45 कहते हैं। और उसमें जो आपकी डिटेल मेंशन होती है वो ये होती है कि जिस दिन आपने जॉब छोड़ी है उस दिन से और टैक्स ईयर के स्टार्ट से, मतलब फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट व्हेन योर जॉब इज एंडेड, इस दौरान आपकी जितनी टोटल अर्निंग्स हुई है और जितना आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है वो मेंशन होगा उसके ऊपर। ठीक है, अब ये मैं आपको फिजिकली भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछ रही थी कि ये अगर किसी ने 6 मंथ जो है एक कंपनी में काम किया, अगले 6 मंथ दूसरी कंपनी में काम कर रहा तो मेरे भाई आप लोग की तरफ आइसक्रीम वाले थे, लेट लेट करते है तो हाँ। वो मेरा तो छोटा भांजा है ना, तो वो कहता है टूटू वाले अंकल से आइसक्रीम लेनी है। अच्छा। तो टूटू वाला अंकल अभी तक कर रहा है। जी सर फरमाए। तो वो नेक्स्ट जो सिक्स सिक्स मंथ जो नेक्स्ट वो जॉब करेगा, तो उसका टैक्स डिडक्शन होल सैलरी के हिसाब से वो डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर, या अपना 6 मंथ जितना फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे हैं उस हिसाब से डिडक्शन होगी? अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं ना। देखिए, अगर हम लेट्स से बात करते हैं, हमारा अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो लेट्स से आप अप्रैल, मतलब फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो थी एबीसी लिमिटेड से। ठीक है, आपने 6 महीने यहाँ काम किया, 6 महीने बाद आपने एबीसी लिमिटेड को छोड़ दिया। अब एबीसी लिमिटेड आपकी छोड़ने पर आपको P45 फॉर्म देगी जिसमें मेंशन होगा कि ये पिछले 6 महीनों में आपकी जितनी टोटल सैलरी बनी है वो ये है और जितना हमने आपसे टैक्स काटा है वो ये अमाउंट है। हम्म। फिर जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप XYZ कंपनी में चले गए, वहां जॉब कर रहे हैं और अगले 6 महीने आप वहां लगाए टिल टैक्स ईयर एंड तक आपने वहीं पे काम किया, तो XYZ कंपनी जो है वो आपको P60 फॉर्म इशू करेगी जिसमें मेंशन होगा कि आपने XYZ कंपनी के साथ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जितना भी काम किया है टिल ईयर एंड तक, आपकी इतनी अर्निंग्स थी, इतनी सैलरी थी और इतना हमने आपसे टैक्स डिडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा सॉरी, अब ये बता आपका सेकंड क्वेश्चन बीच में क्या था? सेकंड ये था कि वो हाँ, जो टैक्स रेट्स टैक्स की आपने जो डिडक्शन, टैक्स टैक्स डिडक्शन। जी। अब ये आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की। अब मैं जो थोड़ी देर पहले हमने एक जिक्र किया था कि आप जब नई जॉब पे जाते हो ना तो आपसे आपका एम्प्लॉयर P45 फॉर्म मांगता है। ठीक है, वो क्यों मांगता है कि नए एम्प्लॉयर को फिर पता होता है कि ऑलरेडी ये जॉब कर चुका है, इसका स्लैब बेसिक में आ रहा है या हायर में आ रहा है, तो वो टैक्स आप पर उसके मुताबिक काटता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लास्ट 6 मंथ में XYZ कंपनी के पास जब गए हो और आपने उसको P45 नहीं दिया, इट मीन्स वो कहेगा कि यार पूरे साल में आपने जॉब याद स्टार्ट की, तो आप पर टैक्स वो बेसिक रेट से लगाना शुरू करता है। ठीक है, और आप जब ईयर एंड पे जब टैक्स बनाते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी के मुताबिक आपका टैक्स कुछ और बन रहा होता है और आपने पे कुछ और किया होता है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो फिर आपको पे करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। P11D किधर गया मेरा? अच्छा सर, जी खालिद साहब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खालिद साहब कैसे हैं? खैरियत है सर। सर अगर 2 मंथ किसी और कंपनी में काम करे और फिर दूसरे कंपनी को P45 न दे, तो हाँ। मतलब उनका 8 मंथ 10 मंथ का P60 तो मिलेगा, वो 2 मंथ का इनकम का हमें नहीं पता। तो हम्म। वो हम HMRC से चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट अगर हमें ना बताए वो 2 मंथ का और हम 10 मंथ के उनका बनाए, तो वो कैसे चेक करेंगे? अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, आप बीच में क्लाइंट का वर्ड यूज करें, आप जरा सोच समझ के अल्फाज बोले ताकि मैं समझू कि आप मेरी चीज समझ भी पा रहे हैं या नहीं। आप कह रहे हैं कि दो ठीक है, महीने ठीक। आपने एक जगह जॉब की है। ठीक है, यस सर।
फिर यस आपने सर। वो जगह छोड़ के किसी और कंपनी में जाके जॉब स्टार्ट कर दी, ठीक या है। हाँ, लेकिन और उधर वो P45 का नहीं दिया। ठीक है, तो इससे अब जो कंपनी है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप देते हो नहीं देते हो, वो आपसे टैक्स अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक काटेगा, ठीक है। जी। क्योंकि हाँ ये तो। टैक्स जमा कराना जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब साल का आखिर आएगा और आप अपनी पूरे साल की अर्निंग्स पे टोटल टैक्स अप्लाई करोगे, तो आपके पास जो फिगर आएगी, क्योंकि नॉर्मली यूके में जो होता है ना, अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना, तो आपसे इतना टैक्स कट रहा होता है कि आपको साल के आखिर में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इस तरह पाकिस्तान में भी होता है। अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो ना, तो आपकी सैलरी से ऑलरेडी इतना टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है कि साल के आखिर में आप पर कोई टैक्स चार्ज नहीं पड़ता, आपकी लायबिलिटी ऑलरेडी पेड हो चुकी होती है, विद होल्डिंग टैक्स जिसको हम बोलते हैं। यूके में इसे हम पेई बोलते हैं, PAYE, एंड इट स्टैंड्स फॉर पे एज यू अर्न। जैसे ही आप अर्न करते हो वैसे ऑन द स्पॉट ही आप पे करते रहते हो। तो अगर आप जो नए एम्प्लॉय कंपनी के पास जा रहे हो, 10 महीने जहाँ आपने काम किया, अगर आपने उसको अपना P45 नहीं दिया तो वो आप पर अपने मुताबिक टैक्सेस लगाएगा, अपने मुताबिक से मुराद जो भी HMRC की गाइडलाइन है उसके मुताबिक टैक्स लगाएगा, और साल के आखिर में वो आपको अपना P60 दे देगा कि भाईजान आपने हमारे साथ जितना अर्सा काम किया है, इतने आपकी सैलरी बनती थी, इतना आपसे हमने आपसे टैक्स काटा है। तो जब आप अपनी टैक्स रिटर्न बना रहे होते हो, आप अपनी इनकम सारी डाल दी, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो गया, फिर आप उसमें नीचे एक सेक्शन होता है वहां डालते हैं कि आपसे कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ताकि फ्रॉम लायबिलिटी जो आपकी बन रही थी उससे आप लेस कराते जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो जब आपने अपनी P45 अपने नए एम्प्लॉयर को नहीं दिया होता, तो लायबिलिटी में डिफरेंस आता है और नॉर्मली आप पर थोड़ी बहुत लायबिलिटी पेबल बनती है जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पर पे करना होता है, ठीक है। और मेन चीज, अगर मैं आपको P60 थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ, लेकिन आपको, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को P45 देते हो ना, तो आपको जब नए एम्प्लॉयर P60 देते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी P45 की फिगर्स भी उसने लिखी होती है। हाँ सर, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, जो 10 महीने जिसके साथ वो काम करे ना, हाँ, सपोज वो तो कंसल्टेंट के थ्रू काम करते हैं, तो वो नया जिसके साथ 10 मंथ काम करोगे वो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भी बनाएगा। तो उनको तो 10 मंथ का पता है लेकिन 2 मंथ का नहीं पता। तो वो मतलब सपोज हम पाकिस्तान से उसका काम कर रहे हैं, 10 मंथ का हमें तो पता है, हाँ। वो हम HMRC से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका कोई दूसरा मतलब एम्प्लॉयमेंट अच्छा, इनकम इस तरह का। आप ये बात कर रहे हो अगर आप यूके में किसी बंदे के साथ काम करो या किसी कंपनी के साथ पाकिस्तान से बैठकर, ऐसा ही है। हाँ तो नहीं, हाँ लेकिन जी आप सर मतलब पूछो। सर अगर। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई इनको काम देता है कि मेरी ये सैलरी की रिटर्न बना दो, और वो हम्म। छुपा लेता है 2 महीने और 10 महीने की इन्हें इनकम बताता है, तो ये ओके। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हाँ, ये अच्छा दस अच्छा। महीने या 2 महीने है? अच्छा, जी। तो खालिद भाई, ये भाई सही कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन यही है। जी सर, जी सर, अच्छा मतलब अगर क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस चेक करने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन तो नहीं, एक ही तरीका। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल उसमें बात करूँ तो एक ही तरीका है, वो ये कि आप HMRC से ये चीज ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे करते थे, ठीक है। हम ये हमने बहुत किया हुआ है, लाइक बहुत ज्यादा। हम HMRC के साथ चैट करते हैं, HMRC का अपना चैट का एक सेक्शन, ठीक है। तो हम HMRC का फॉर एग्जांपल, अब ये हम P60 हम देख रहे हैं बिलजेवा क्रिस्टीन का, ठीक है। अब जैसे क्रिस्टीन साहिबा है या साहिब, उनका नाम कभी नहीं पता लगता, आई फीमेल आई थिंक ये, इस मोहतरमा का हमें ये नहीं पता कि भाई ये जो P60 में फिगर आ रही है, ये 24,185, क्या ये इसके पूरे साल की इनकम है या इसकी प्रीवियसली भी कोई इनकम थी, ठीक है। अभी हमें ये तो कंफर्म नहीं है ना, वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, हम HMRC से चैट करते थे, क्या बनकर, क्रिस्टीन बनकर, क्योंकि चैट में तो नहीं पता लगता कि भाई कौन बात कर रहा है, ठीक है। तो हम HMRC से क्रिस्टीन बन के बात करते थे, और हम HMRC से अपनी पूरी P60 की फिगर या सैलरी टोटल इनकम HMRC से मांग सकते थे, और हमें HMRC बता भी देता था। लेकिन अब जाहिर बात है HMRC बच्चा है नहीं, इस तरह तो कोई भी उससे चैट कर सकता है, तो उनके अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते थे, वो हमने क्लियर करने होते थे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता था, पूरा नाम, उसके
जिस तरह पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, यूके में यूटीआर नंबर होता है। यूटीआर नंबर हमें पता होना चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पता होना चाहिए, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस नंबर, रजिस्टर्ड एड्रेस जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जब वो अपने सिक्योरिटी चेक पूरे कर लेता था तो तब एचएमआरसी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता था कि ड्यूरिंग द ईयर क्या आपकी एक एम्प्लॉयमेंट थी या मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट्स थी, और जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स होती थी उनकी आपको अमाउंट और टैक्स डिडक्शन बता देता है। और सेकेंडली, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के लिए टैक्स रिटर्न बना रहे हो और उसने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, तो भाईजान एचएमआरसी उसको पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ेगी। आपको तो काम ही नहीं है इसमें। बेशक आप अगर एज ए फ्रीलांस काम कर रहे हो या आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो, जो एक प्रॉपर यूके में अकाउंटेंट है ना, अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी है ना क्लाइंट ने, तो उसका जिम्मेदार ना अकाउंटेंट होगा और ना आप एज ए फ्रीलांसर होगे। क्यों? अगर आप एज ए फ्रीलांसर उसके टैक्स रिटर्न जमा कराओगे ना, तो भैया आप अकाउंटेंट तो हो नहीं, आप एचएमआरसी के पास रजिस्टर्ड तो हो नहीं कि आप अपनी एजेंट आईडी से उसकी टैक्स रिटर्न जमा कराओगे। जाहिर बात है, आप क्लाइंट के अपने जो आईडी पासवर्ड्स हैं एचएमआरसी के पास, उससे टैक्स रिटर्न बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कहते हो मैं पाकिस्तान में सर आपकी टैक्स रिटर्न बनाता हूँ। अब आप मेरे आईआरएस के पोर्टल के आईडी पासवर्ड यूज करोगे, ठीक है, मेरे पोर्टल में जाओगे, लॉगिन करोगे और मेरी रिटर्न बनाओगे। अब अगर वो, चाहे मैंने आपको डेटा गलत प्रोवाइड किया या आपने जानबूझ के गलत किया, एफबीआर को क्या पता लग रहा है कि वकास साहब ने जो रिटर्न की ना वो इसने गलत की है। एफबीआर को इससे मतलब नहीं है कि जनाब ये फलां बंदे ने की है या वकास ने की है। उसको ये पता है कि वकास की रिटर्न खराब है, वकास जिम्मेदार है इसका। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारे पास P60 फॉर्म है। P60 फॉर्म में हमारे पास होता क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हमारे पास टैक्स ईयर बता दे। अब अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा पिछले साल का है, बट सारे यही चीजें होती हैं आपको, मतलब यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय डिटेल आ जाती है, फोर नेम आ जाता है और आपका सर नेम आ जाता है, फुल नेम आ जाता है। ये आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूके में क्या होता है, मतलब अगर आपके पास एनआई नंबर नहीं, हम इसको एनआई नंबर बोलते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, अगर ये आपके पास नहीं तो आप यूके में लीगली काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आपने अक्सर अपने, अगर आप खुद ही आपके इत्तेफाक हुआ हो यूके जाने का या अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का हुआ हो, तो आपने अक्सर सुना होगा कि वो स्टूडेंट वीजे पे गया है और उसको 20 घंटे काम करना अलाउ है। सुना होगा आप लोगों ने ऐसे, उमर साहब? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, अब 20 आवर्स का मतलब क्या होता है कि उसको जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर इशू किया गया है उस पे वो एज अ स्टूडेंट है और उसको 20 आवर्स अलाउ है। मतलब जो भी एम्प्लॉयर होता है ना, वो आप उसको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर देते हो, वो अपने सिस्टम में जब चेक करता है एचएमआरसी के साथ, तो उसको पता लग जाता है कि भाईजान आप फुल टाइम एम्प्लॉय में आपको रख सकता हूँ या नहीं। तो आपके ठीक। एनआई नंबर की बेस पर आपको जॉब लीगली यूके में कर सकते हो। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है यूके में, तो आप काम नहीं कर सकते हो लीगली, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये तो हमारे पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया और ये पेरोल नंबर आ गया। अभी ये सारी बात हर कंपनी की है, जिस तरह होते हैं ना एम्प्लॉय नंबर वगैरह होते हैं ना, ये हर कंपनी के डिफरेंट हो सकता है, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। हमें नेम चाहिए होता है, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है, और मेन सेक्शन हमारे पास ये होता है, इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। अब इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है कि अभी ये P60 जो इसको मिला है ना प्यारे भाई, वो मिला है इस कंपनी की तरफ से, एबी जॉइनरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। एक क्रिस्टीना साहिबा इस कंपनी के साथ काम करती है, ये उसका एड्रेस है, इस कंपनी के साथ काम करती है। और उस इस कंपनी ने क्रिस्टीना साहिबा को P60 इशू किया, जिसमें क्रिस्टीना मोहतरमा ने 24,185 पाउंड और 98 पेंस पूरे साल में कमाए हैं, और इतना उसने अभी तक टैक्स पे कर चुकी है। ठीक हो गया सर? और अगर इधर इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट होता, कुछ लिखा होता, तो मुझे यहाँ से भी पता लग जाता कि ये कहीं ड्यूरिंग द ईयर इस कंपनी में क्रिस्टीना ने ज्वाइन किया है। प्रीवियसली ये कहीं और काम करती थी और इसने अपने न्यू एम्प्लॉयर को अपना P45 दिया है, और उसके न्यू एम्प्लॉयर ने वो P45 की फिगर्स उसकी P60 में भी मेंशन किए कि मेरे पास काम करते वक्त ये सैलरी इसने पूरी ली है पूरे साल में, या जितने भी टाइम काम किया, और उससे पहले ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसकी जो इनकम थी वो इतनी थी और इतना टैक्स इससे डिडक्ट हो चुका।
ठीक हो गया? ठीक है। तो आपके पास मेन दो चीजें जो P60 में चाहिए होती हैं वो ये चाहिए होती है, या चलिए टोटल फिगर्स ले लें, ये और ये आपकी टोटल सैलरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ये ग्रॉस सैलरी, और ये जितना आपने टैक्स पे किया हुआ। ठीक है? अच्छा, इसमें ये वाली चीजें जो है ना, ये अभी आपके काम की नहीं है, ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा जब हम पेरोल वगैरह सेट पे आएंगे, तब आपको ये चीज समझ आएंगी। अच्छा, अच्छा, ये जो फाइनल टैक्स कोड भी लिखा हुआ है कुछ 1257, अभी समझा दूं? बाद में समझा दें सर जब आपको नहीं, समझाना। समझाने का एक्चुअली मकसद ये है ना कि ये थोड़ा पेरोल आइटम है ना अच्छा एक्चुअली। ठीक। अच्छा, कल हमारी जब बात हो रही थी तो आपको थोड़ा अगर माइंड में हो कि पर्सनल अलाउंस कितना था, जो हम अपनी तमाम इनकम्स को ऐड अप करके वहां से एक एग्जाम्प्ट अमाउंट लेस कराते थे, जिसे हम पर्सनल अलाउंस कह रहे थे। जी वो बारह 1200 12,570 12 12,570, जी जी जी। ठीक है? तो उससे अगर 12,570 से जीरो हटा दो आखिरी वाला तो क्या बनेगा? 12,057। जी जी। और एल, अब कोड जो होता है ना, ये HMRC हर एम्प्लॉय को एलोकेट करता है। अब अगर HMRC ने इसको ये कोड एलोकेट किया ना, तो इसका ये मतलब है कि ये बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है। ओके। ठीक है? मतलब इसकी इनकम बेसिक स्लैब में ही फॉल करती है, ये हायर या एडिशनल टैक्स रेट पे नहीं जा रहा। ठीक। ठीक है? तो ये HMRC की तरफ से कोडिंग होती है, इससे आपका इतना कोई लेना देना होता भी नहीं है वैसे। ठीक है? ठीक। और ना मुझे टैक्स रिटर्न बनाने में इसकी कोई जरूरत है। ठीक है? सही। मेरे काम की चीजें जो है ना, मुझे नेम चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, इसकी टोटल अर्निंग्स चाहिए, टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है, ठीक हो गया, इसके एम्प्लॉयर का नेम और ये उसके एड्रेस चाहिए, और ये क्रिस्टिना साहिबा का सारा एड्रेस और नेम आ गया, और ये चाहिए मुझे। ये क्या है? एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। ठीक। ये क्या चीज होती है? कोई भी कंपनी या कोई भी सोल ट्रेडर जो HMRC के पास रजिस्टर्ड होता है पेरोल के लिए, ठीक है? अब जिस तरह पाकिस्तान में भी जारी बात है, मेरे ख्याल में कंपनीज जो है ना FBR साथ खुद को रजिस्टर कराती है ना, और फिर मंथली पे स्लिप्स जो है ना, या जो मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो क्वार्टरली वो टैक्सेस जमा किए जाते हैं ना एम्प्लॉयमेंट के। सर वो स्टेटमेंट है बस, वो फाइल करनी होती है क्वार्टरली हाँ, में। लेकिन जी क्या जी। इससे पहले जब आप लेट्स अगर मैं आज एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ, तो जब मैं अपने एम्प्लॉय से टैक्स काटूंगा और FBR को जमा कराऊंगा, इससे पहले क्या मुझे FBR के पास कोई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी इस चीज के लिए? नहीं, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बस आपने जो NTA में रजिस्ट्रेशन हो गई ना आपकी, बस अच्छा, वही है। बस आपने फिर वो फॉर्म वगैरह जो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं पोर्टल पे, तो आप वहाँ से फाइल करेंगे क्वार्टरली। अच्छा। पर यूके में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूके में क्या होता है, लेट्स से मैंने आज एक कंपनी बनाई ना, और मैं अपने पास एम्प्लॉयज भी रख रहा हूँ, ठीक है? और एम्प्लॉयज को, जाहिर बात, आपके जितने एम्प्लॉयज होंगे ना, वो सारे के सारे अपने HMRC को बताने होते हैं कि मेरे पास कौन कौन काम कर रहा है, और मैं इनका मंथली पेरोल बनाऊंगा, और अब मंथली HMRC को वो रिपोर्ट जाएगी, और जो भी लाइबिलिटी होगी HMRC को पे भी की जाती है, ठीक है, हर जी महीने। पाकिस्तान में क्वार्टरली होती है, यूके में हर महीने होती है, ठीक है? जी जी। तो जब मैंने आज कंपनी बनाई और मैं ये पेरोल वगैरह के हिसाब किताब शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं HMRC के पास खुद को पेरोल के लिए रजिस्टर कराऊंगा कि मैं एज अ एम्प्लॉयर रजिस्टर हो रहा हूँ, और मैं एम्प्लॉयज को जो सैलरी दूंगा उस पर टैक्स काटूंगा और आपको जमा करवाऊंगा। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको HMRC आपका एक रेफरेंस नंबर देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। PAYE स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ठीक है? तो ये हर कंपनी का सेपरेट एक रेफरेंस नंबर होता है। अब मतलब जब ये कंपनी हर महीने पेरोल जब HMRC को सबमिट करती है, तो उसका ये रेफरेंस नंबर साथ मेंशन होता है, तो HMRC को इस रेफरेंस नंबर से पता लगता है कि भाई ये किस कंपनी की तरफ से पेमेंट आ रही है या पेरोल आ रहा है। ठीक हो गया? ठीक। तो ये हर कंपनी को एक सेपरेटली एलोकेटेड होता है, ठीक है? अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉय है कि जिसको मैटरनिटी पे मिल रही है, बाय लॉ मिलती है ड्यूरिंग, अगर कोई फीमेल मैटरनिटी लीव पे जाते हैं तो 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है, और वो उसको सैलरी पे की जाती है और बाय लॉ पे की जाती है। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो मैटरनिटी लीव पे, तो उसकी
इनकम अगर लेट्स अभी तो चूंकि P60 पूरे साल का होता है, लेट्स कोई एम्प्लॉय बीच में 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पे थी, तो उसकी मैटरनिटी लीव की अमाउंट यहाँ मेंशन होगी इस सेक्शन में, और बाकी इनकम जो एक्चुअल में उसने जॉब की होगी वो ऊपर मेंशन होगी। ठीक है। अच्छा, सेम जिस तरह मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी भी होती है, अगर हस्बैंड भी मतलब यूके में आई थिंक 1 मंथ की छुट्टी ले सकते हैं हस्बैंड भी ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, प्री एंड पोस्ट उसको अलॉट होती है बाय लॉ, वो कर सकता है। तो और उसको वो पेड लीव्स होती हैं। तो अगर किसी को एज अ पेरेंटी पैटर्निटी लीव मिल रही है तो वो उसकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगी। शेयर्ड पेरेंटल पे ये सारे लीगल, आप अगर सर रिलेटेड आपको सिक पे वगैरह अगर आपको मिलती है, अगर आप बीमार हो वो भी आपको मिलती है, तो वो सारे आपको यहाँ मेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आती है, स्टूडेंट लोन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लोन। ठीक, ये क्या चीज होती है? पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट खैर नहीं है, बाहर मुल्कों में अक्सर आपको देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि आप जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप गवर्नमेंट से लोन लेते हो अपने पढ़ाई के लिए, जिस तरह आपको स्टूडेंट लोन नजर आ रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन लोन नजर आ रहा है। तो आप जब लोन लेते हो तो जाहिर बात है आप उसकी उस वक्त पेमेंट नहीं करते हो जब आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट कर लेते हो और आपकी एक सर्टेन लेवल तक इनकम आती है, तो फिर आपकी सैलरी से ही गवर्नमेंट आपसे वो लोन की रिपेमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है तो आपके स्टूडेंट लोन की पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी हुई होगी वो इन बॉक्सेस में मेंशन होगी आपकी। ठीक हो गया? यानी कि वो जो उन्होंने खुद ही इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे एम्प्लॉयर ये स्लिप बनाएगा उनके पास खुद चली जाएगी सैलरी ऐसे ही। असल में पेरोल जो है ना मैनुअली नहीं होता, ठीक। यूके में सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर जितने भी है ना पेरोल की, चाहे अगर मैं मनी सॉफ्ट की बात करूँ, पेरोल मैनेजर की बात करूँ, जीरो की बात करूँ, क्विक बुक्स की बात करूँ, या ब्राइट पे की बात करूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर HMRC के ऑथराइज सॉफ्टवेयर होते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह जब हम पेरोल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मैं हमने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी होती है और बताने की इसकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है। हर महीने की पे स्लिप्स खुद ही बनती जाती है। ठीक है। तो वो जब आप देखेंगे वो खुद ही सारी चीज समझ आ जाती है। इवन जो टैक्स कैलकुलेशन वगैरह भी हो रही होती है ना, वो सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा होता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया ना कि उमर साहब की मंथली सैलरी 2000 पाउंड है, तो 2000 पाउंड पे उसका इनकम टैक्स कितना बनेगा, पेई टैक्स कितना बनेगा, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कितनी बनेगी, पेंशन कॉस्ट कितनी बनेगी, वो सारा सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है। अच्छा, ये P60 में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीवन? अच्छा यार, एक चैट बॉक्स में जो है ना यार, अगर किसी ने अगर पूछने वाली बात करनी हो ना तो वो रेज ऐड किया करो, मेरे चैट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता। अच्छा ना? ओके चले, आई थिंक जी अशफाक साहब। सर, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मैटरनिटी का जो रिलीफ है, बेनिफिट है, उसमें, और एक पैटर्निटी का है, और एक आगे शेयर्ड है, इसके लिए कुछ सेट लिमिट्स हैं और रूल के मुताबिक, और वो कितने दिनों तक के लिए हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि जो लोन वाली बात है, मुझे ये थोड़ी समझ नहीं आई कि जो लोन की डिडक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह से है। मैं ये टैक्स कैलकुलेशन के बाद है या पहले है? ग्रॉस अमाउंट से पहले डिडक्ट होके फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, या ये टैक्स डिडक्शन के बाद नेट पे से डिडक्ट होगा टेक होम से? अच्छा, पहले अगर मैं मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव की बात कर लूँ, जिस तरह मैंने आपको कहा, अगर यूके में कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है और अब वो मतलब नॉर्मली जो होता है ना, 3 महीने प्री डिलीवरी एंड 3 पोस्ट मंथ डिलीवरी की आपको छुट्टियां मिलती हैं 6 मंथ्स की। अगर जरूरत पड़े तो आप मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके आप छुट्टी एक्सटेंड भी करा सकते हो, बट नॉर्मली 6 मंथ्स गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है आपके लिए। और आपका एम्प्लॉयर जो होता है ना वो इस चीज के लिए बाउंड होता है कि वो आपको मिटरनिटी पे करेगा। ठीक है। आपकी सैलरी जो होती है ना वो आपको पे की जाएगी। अगर आपको आपकी ग्रॉस सैलरी ना पे की जाए तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट अमाउंट होती है ना वो लाजमी आपको हर महीने पे की जाती है।
सेम इसी तरह पेरेंटल पे जो होती है, पैटर्निटी पे जिसे बोलते हैं, कि अब जाहिर बात है जब वाइफ की डिलीवरी हुई तो हस्बैंड जो है ना उसकी प्रेजेंस वहाँ पे लाजमी होती है। तो 1 महीने की उसको भी पैटर्निटी लीव मिलती है, और वो भी बाय लॉ आपके एम्प्लॉयर पे एक इम्पोजिशन होती है कि ये सैलरी वो पे करेगा, चाहे वो ग्रॉस करें या मिनिमम सेट अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से वो लाजमी पे करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी मैटरनिटी और पैटर्निटी पे। उसके बाद जो स्टूडेंट राइट लोन सर। की बात है, वो ऐसे होता है, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल आपने एफएससी की और आप जनाब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यूके में ज्यादातर आपको पता है कि नॉर्मली पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, वंस यू आर 18 भाई आपका अपना काम है। तो जाहिर बात है पढ़ना हर किसी का हक है, गवर्नमेंट कहती है तो आपके पास अगर पैसे नहीं है, हम आपको लोन देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी फी वगैरह के लिए। आपको गवर्नमेंट लोन देती है आपकी पढ़ाई के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। आप अपना पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, उसके बाद जब आप जॉब शुरू करते हो, अब ड्यूरिंग द स्टडी आपने कोई लोन की पेमेंट नहीं करनी होती। हाँ, लेकिन एज सुन एज यू आर एम्प्लॉय, आप कोई जॉब स्टार्ट कर लेते हो और आपको सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट की अपनी एक सर्टन या जो भी उनकी क्या कह सकते हैं आप, जो रिपेमेंट की जो भी पॉलिसी होती है ना, उसके मुताबिक आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली वो लोन की पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये फॉर एग्जाम्पल आपकी 1,000 पाउंड अगर सैलरी है, तो आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता 100 पाउंड टैक्स काट रहा है और 100 पाउंड आपसे हर महीने का फिर स्टूडेंट लोन भी डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। आपसे लोन की अमाउंट इतनी डिडक्ट होती है जितनी आपकी इनकम होती है, मतलब उसका गवर्नमेंट का अपने क्राइटेरिया होता है कि आपकी जितनी इनकम होगी उसके कितने परसेंट आप लोन की पेमेंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होके आपकी लोन रिपेमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक होगा सर, थैंक यू वेरी मच। नो इश्यूज। बिनीश जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैटरनिटी लीव की बात हो रही है उसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि उसमें यूके में जो है वो आपका कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि इतने मंथ आपने जो है वो काम किया हो और टैक्स पे किया हो तो फिर ही आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे गवर्नमेंट भी कुछ सर्टन लाइक 5 या 600 पाउंड पे करती है मंथली। तो लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो कुछ मंथ का टैक्स उसमें शायद पे किया हुआ तो फिर वो स्टार्ट होता है। ये मेरा एक क्वेश्चन। एक और है वो बाद में बताती हूँ आप मुझे ये पहले जो पहले अ, क्वेश्चन है ना, जी जी। इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली अपने जिस जिस कंपनी में जिस एम्प्लॉयर के साथ आप करंटली काम कर रही हैं और आपको मैटरनिटी लीव चाहिए, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में आपने 6 मंथ्स काम किया हो तब आपको मिलती है, मेरी ओके। अंडरस्टैंडिंग बता, लेकिन बट आई एम नॉट जी श्योर, ये मैं आपको कंफर्म करके दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी ठीक है सर, ये थैंक अभी यू सो मेरे मच। टॉप ऑफ द हेड में बिल्कुल नहीं कि एग्जैक्ट क्या कंडीशन है इसके लिए, जी जी सर, लेकिन वो बिजली नंबर्स पे जब बात हो तो वो हाँ, आप देखना। तो ये मैं ठीक आपको है। और सर अब इसके अलावा मैंने ये पूछना था कि कंपनीज ये गवर्नमेंट की तरफ से ही बाउंड होती हैं कि वो मैटरनिटी लीव पे करेंगी, या कुछ कंपनीज लाइक अगर हम उनके साथ लीगल वर्क कर रहे हैं बट वो मैटरनिटी लीव नहीं पे कर रहे, तो ये उनके लिए किसी तरह का कि वो बाउंड नहीं है कि वो पे करें या ना करें। बाउंड है, वो इस चीज के लिए बाउंड हैं जो बाउंड है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं काम कर रहे बट एजेंसी के साथ आप शिफ्ट बेस वो काम कर वो रहे हो। वो जो है ना, देखिए यूके में 2 तरह के काम होते हैं ना। एक होते हैं जो आप कंपनी के साथ एज अ पेरोल पे काम करते हो, ठीक है, मतलब जो एचएमआरसी के पास एक कंपनी की प्रोफाइल बनी हुई, लेट्स से एबीसी लिमिटेड है, और बिनिश एबीसी लिमिटेड की एम्प्लॉई है, और हर महीने एबीसी लिमिटेड जो पेरोल सबमिट करता है तो बिनिश के टैक्सेस और सैलरीज डिक्लेयर की जाती है एचएमआरसी को। एक ये एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, इसमें आप कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हो, ये आपको एम्प्लॉय शो नहीं कराया जाता, स्पेशली जो हम पाकिस्तानी या एशियंस जो यूके जाते हैं ना और हम इलीगली वर्क करते हैं, तो हम हमें सैलरी तो मिलती है लेकिन हम उस कंपनी के पेरोल पर नहीं होते, ठीक है। तो उस सूरत हाल में आपको ना मैटरनिटी मिल सकते है, ना सिक पे, ना पैटर्निटी, कुछ भी नहीं मिल रहा था।
उल्टा आपको जो मिनिमम वेज रेट है ना उससे भी कम दिया जाता है, क्योंकि उसको एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि भाई इलीगल काम कर रहा है, मजबूर है मेरे लिए, और मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है। जी सर। अब बट सर, सॉरी मैं सॉरी सर। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जी जी। 2.5 साल वर्क फ्रॉम होम किया है, यहाँ से बैठ के यूके की कंपनी के साथ मैंने जॉब की है। अकाउंटेंसी फर्म ही थी, यही सारी चीजें हम करते थे 2.5 साल। अब ऐसा नहीं कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन मैं उस कंपनी के पेरोल पे नहीं था। एचएमआरसी को नहीं पता कि एक वकास नामी शख्स भी है जो कि वैकेंट को अकाउंटेंट्स के साथ काम करता है। ठीक है। सर, सेम सिचुएशन विद मी। आई एम वर्किंग फ्रॉम 5 years ऑनलाइन यूके कंपनीज के साथ, तो मेरा भी यही सीन है कि मैं वहाँ बुक्स में नहीं हूँ। बट हाँ। अब मैं मूव हो गई हूँ यूके। तो मैं बस ये इसलिए पूछ रही थी, मैं टैक्स सीखना चाह रही हूँ बिकॉज मेरी फील्ड तो अकाउंट्स की है। तो हम्म टैक्सेशन भी आपको पता है उसमें मैं कंपनी में तो काम जो है वो शिफ्ट मैनेजमेंट का लाइक कर रही हूँ। हम्म बट मुझे जो है ना ये टैक्सेशन इसलिए सीखनी है, मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रॉपरली इसको ना आगे करियर लेके चलूँ। तो यहाँ इसकी डिमांड भी है। तो बट सर, लीगल वर्क भी आप कर रहे हो, ठीक है, आपका किसी तरह का इलीगल नहीं है, जो लीगल वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी अगर फिर आपको लाइक नहीं मिल रही, मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि आप उसको कर सकते हो क्यों नहीं सर, आगे। चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अगर फाइन, आप थैंक यू अगर सर। आपको अगर आपको अपने एम्प्लॉयर ना दे ना, तो फिर जी गवर्नमेंट की जी टारगेट है वो आपको पे करेगी। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि तो अगर सर आपको हम ये सीखेंगे, हम इन चीज़ों में ये भी सीखेंगे लाइक अगर ये अप्लाई करना है इन सारी चीज़ों का, हमने आगे अगर काम कर रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सीखने की किस कि क्या कैसे क्या आप किस चीज की लाइक सीखने। अगर आप लाइक हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट से किसी चीज़ के लिए अप्लाई गवर्नमेंट से कर रहे हो, तो फिर वो किस तरह से आप कर रहे हो प्रैक्टिकली, हम ये चीज़ें भी इसमें सीख रहे होंगे। अब देखिए, जो एचएमआरसी से रिलेटेड मैटर्स है, अब मैं तो जाहिर बात जो हमारे कोर्स में जो रेलेवेंट चीज है, फॉर एग्जांपल अगर जी एक जी इंडिविजुअल है वो टैक्सेस पे कर रहा है या उसने टैक्सेस के लिए रजिस्टर्ड होना है, तो उसके लिए जी एचएमआरसी के साथ उसकी क्या कम्युनिकेशन है, जाहिर बात हम वो देखेंगे। एक जी कंपनी जी। है बनने से लेकर बंद होने तक उसकी जो जो लवाजमात होती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे, गवर्नमेंट के साथ या एचएमआरसी के साथ क्या होती हैं। इस ओके तरह ओके। बैट के रिलेटेड फ्रॉम स्टार्ट, मतलब बैट रजिस्टर होने से डी रजिस्टर होने तक जो होंगी ना सारी चीजें, ये सारी चीजें हम जी जी अपने जी, ये चीज हम देखें। दैट्स फाइन, ओके, थैंक यू सर। श्योर। जी तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर, वेलकम बैक। बड़ा जल्दी आए हैं सर आप आज तो। सर बेसिकली आज आपको ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। अच्छा तो अच्छा, चले कोई एक्चुअली अभी जो क्वेश्चन था वो मुहतरमा का अभी, उसमें सर मैं आपको कंफर्मेशन ये दे सकता हूँ कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो ये होता है कि आपके पास 26 की एम्प्लॉयमेंट हो, जो ओके। अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ बनती है। 6 मंथ से और बनती है ना इसमें तकरीबन। और इसमें दूसरी चीज सर क्या होती है, जो रिक्वायर्ड चीज है वो ये होती है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, और उस पर एग्जैक्टली। जितने आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको जो है ना वीकली, एवरेज वीकली जो आपकी अर्निंग बनती है उसका 90% जो आपका एम्प्लॉयर है वो देने के लिए बाउंड होता है। लेकिन अभी एग्जैक्ट। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एम्प्लॉयमेंट का। ओके। उसकी मेन रीजन ये होती है क्योंकि ये जो है 6 मंथ आपको जो इसकी मिलती है इंटाइटलमेंट होती है आपकी, वो फर्स्ट 6 मंथ जो होती है वो तो स्टैचुररी होती है। उसके बाद हम्म। आपको एक्स्ट्रा भी 6 मंथ की मिलती है, एग्जैक्टली। जो पेमेंट होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो 0 आवर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लीगली अपने आप को इससे बचाने बाहर के लिए। निकालने के लिए। यस। एग्जैक्टली। अब तो क्योंकि मेरे ये मेरे माइंड में था कि तकरीबन मेरे ख्याल में 6 मंथ्स, मैंने कहीं देखा सुना था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स होते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आपका यही रूल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको अब मैटरनिटी बेसिकली लीव। 6 मंथ ही है, क्योंकि वो 26 वीक इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पेमेंट वीकली आ रही होती है। हाँ। 52 वीक्स है आपके 1 ईयर में, तो उसका एग्जैक्टली। हाफ है, तो एग्जैक्टली 6 मंथ से बनता है वो।
वही बात हुई ना कि भाई आपको अब जाहिर बात है, हम ये चीज तो अंडरस्टूड समझ रहे हैं ना कि हम एक कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉय और हमारे पास हम लीगली मतलब काम कर, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ है, और हमने एटलीस्ट 6 मंथ्स काम किया, देन वी आर एंटाइटल्ड फॉर द मैटरनिटी पे। ठीक है, चल थैंक यू। इस तरह सर थोड़ा सा हेल्प आउट किया करें ना आप भी सर, सारा कुछ मेरे कंधों पे रखा हुआ है आपने। सर थोड़ी देर पहले मैं जो है ना एक चीज चाह रहा था। मैं जब मैंने ज्वाइन किया ना तो उस टाइम मैं था कैनरी वॉफ में। कैनरी वॉफ का तो थोड़ा सा आइडिया होगा लोगों को कि लंदन का फाइनेंशियल हब है। जी तो उसी टाइम हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैं पहले दिखाने लगा था कि अपने जो मेरे कोलीग फेलो कोलीग्स हैं उन्हें दिखा दूं कि लंदन का फाइनेंशियल हब कैसा दिख रहा है। चले, जरूर हमें पिक्चर शेयर कीजिएगा ग्रुप में। सर नेक्स्ट टाइम जो है ना 120 सेकंड के लिए ऑनलाइन आके ना आपको, क्योंकि मेरा थर्सडे को काम जो होता है वो कनेरी वॉक में ही होता है, चल 5 o'clock पे खत्म होते हैं, तो वो चल, दिखाएंगे हम आपको। जरूर जरूर। चल, थैंक यू। जी हैदर साहब प्लीज। जी हैदर साहब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैदर हुसैन, ओके, चल मूव फॉरवर्ड। अच्छा P60 ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, टेंशन ना ले। अच्छा ये हमारे पास हमारा P45 आ गया। अब अगर उमर भाई आए ना, किधर गायब हो गए, देखिए बेवफाई ना करो ना। जी सर यहीं पर ही। अच्छा सर, P45 के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, देखा था, क्या था वो, जरा ये हमें फोर्टी समझा। फाइव पे जब हमारी कोई जॉब एंड हो जाएगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो हाँ एक हाँ, सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर की तरफ से हमें मिलेगा। और उस उसमें पे क्या होगा? मेंशन होगा कि भाई ये इस पीरियड में इतनी सैलरी इनकम थी इनकी और इतना टैक्स कटा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन होगी उसमें ना। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ लीविंग, लीविंग, जी जी। जितनी उसकी इनकम होगी वो सारी मेंशन होगी उसमें। तो ये प्यारे भाई आप लोग थोड़ा सा इसको देखें। उम्मीद है ऐसी कोई नई चीज आपको बीच में नहीं मिलेगी जो कि हमने डिस्कस ना की हो। अब देखिए ये वही एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस आ गया जो हमने पिछली कंपनी का देखा, ठीक है। ये अभी ये इसका रेफरेंस नंबर है, ये ठीक। एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर हमारे पास आ गया, ये एम्प्लॉय का पूरा नाम आ गया, मिसेस मीशम सैंड्रा, ये इसका नाम आ गया, ये उसको टैक्स हम्म। कोड जो आप लोग जिक्र कर रहे थे ये वो आ गया, हम्म। और ये टोटल पे टू डेट कितनी, 9,198 पाउंड इसने कमाए हैं, और 1,001 पाउंड इसने अभी तक टैक्स पे किया है। और ये लास्ट एंट्री ऑन पेरोल रिकॉर्ड, मतलब लास्ट मंथ इसका कौन सा था, मंथ 4। फोर्थ। अच्छा, चले एक छोटा सा एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, टेस्ट तो खैर नहीं है, लेकिन ये मंथ 4 जो इसने लिखा हुआ है, तो इसने कौन से महीने में जॉब छोड़ी होगी? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो आएगी ना, अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई में। अप्रैल मई जून जुलाई, मुझे लगता है इसने अगस्त में छोड़ी होगी, ठीक। देखते हैं। सर ये फिजिकल ईयर का फोर्थ नहीं, मंथ होगा। हाँ ये देखिए लिविंग डेट क्या है, इसने अब जुलाई के बीच में ही छोड़ के चली गई, जी जी। ठीक है। तो हमारा अप्रैल पहला मंथ हो गया, हम्म। अप्रैल मई जून जुलाई। अब जुलाई इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, जुलाई के हम्म। बीच में ही छोड़ के इसने जॉब छोड़ के चली, हम्म। ठीक हो गया। तो मतलब 6 अप्रैल 2000 कौन सा है ये हमारे पास है, ये 23-24 का लेटेस्ट है, तेईस। 23-24 का। जी जी। तो ये 6 अप्रैल 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक इस कंपनी से इसकी इनकम इतनी आई है और इतने इसने टैक्स पे किए। अब किस कंपनी से ये इनकम आई है हम देख लेते हैं, RH हैंडलिंग लिमिटेड, एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस आ गई, ये उसकी डिटेल आ गई है, ये उसका पोस्ट कोड आ गया, ईच एंड एवरीथिंग। और ये मतलब बाकी एम्प्लॉय की सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन उसकी P45 के ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास जो बचा वो है P11D। अब P11D सर उमर भाई में बताया क्या चीज थी? पी अभी पी P45 ही आ रहा है सर सामने, P11 तो नहीं आया।
मैं आपसे P11 पूछता हूँ। आपने जो है वो जितने भी बेनिफिट्स है ना, नॉन कैश बेनिफिट्स, जी जी। उस वो थे सारे। अच्छा उसमें कार भी हो सकता है, कार दी हुई है, कोई हाउस जो है वो रहने के नहीं दिया हुआ है, और इस किस्म के जो भी बेनिफिट्स हैं। बेहतरीन हो। ये हमारे पास P11D फॉर्म आ गया, ठीक है। ये P11D एक्सपेंस बेनिफिट, अब ये सॉरी पिछले साल का, लेकिन होता यही चीज है। P11D है। अब जरा मुझे बताएं सर, जरा उमर भाई, जरा ये मुझे पढ़ के बताएं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और हमें साथ साथ समझाई। पहले क्या सर लिखा हुआ आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आपने वीडियो ऑफ कर दी। सर, मैं कह रहा हूँ आपको दिल ना भर जाए मुझे देख देख अच्छा, के। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहला जो है एसेट्स ट्रांसफर, कैश नहीं 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 प्रॉपर्टी की। सर, अच्छा, पहले पहले अच्छा, लवाजिम होंगे वो ना। तो सर कंपलसरी है ना चीज़ें, वो तो आएंगी ना। एम्प्लॉयर का नेम आएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे पे रेफरेंस नंबर आएगा। उसके अलावा जो है एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम आ नेम, गए, नेम आ गए। और फिर जो है उसका वर्क नंबर डिपार्टमेंट, आ गया, वर्क नंबर है, जो भी पेरोल नंबर आ गया वो आ गया। पेरोल नंबर वो ये आ उसका गया, नेशनल इंश्योरेंस नंबर नेशनल आ गया। इंश्योरेंस नंबर है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट आ ऑफ गई है। बर्थ है। और ठीक ये है, उसका जेंडर फीमेल है। और ठीक है। अब उसके बाद अच्छा, जी, अब ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, ठीक है। जी, इसमें आपको जो ABC नजर आ रहा है, ABCDEF GHIJKLMN, ये N तक जो है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। अब चूंकि ये फॉर्म जो है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इट डजेंट मीन कि जितने बेनिफिट्स इसमें लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इस एम्प्लॉय को मिले, नहीं। ये चूंकि फॉर्म है, इसमें इस एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिला होगा ना, उसमें उसकी मॉनेटरी टर्म लिखी होती है, इसको कितनी अमाउंट का ये बेनिफिट मिला है। ठीक हो गया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक तरफ और भी इनका कराऊं। अब पहले हमारे पास आए एसेट ट्रांसफर। अब एसेट ट्रांसफर्ड का क्या मतलब होता है? अगर कंपनी से ट्रांसफर हुए हैं एम्प्लॉय को कोई एसेट, हम्म, ठीक है, तो उसका क्या, एसेट की डिस्क्रिप्शन आएगी, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू आएगी, टैक्स विद होल्डिंग आ जाएगा, और कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट। अब यहाँ पे जो ये जो ग्रे बॉक्सेस आ रहे हैं ना आपके पास, हम्म, इस ग्रे बॉक्स में जो अमाउंट लिखी होगी ना, ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल होती है। मतलब ये अमाउंट आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ ऐड होती है, और इस अमाउंट पे आपने टैक्स पे करना होता है, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है? पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की कोई किसी किस्म की भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन अगर उसके एम्प्लॉयर ने या उसकी कंपनी ने कर दिया, सारी बात ये भी बेनिफिट ही हुआ ना, हम्म, ठीक है। जैसे आपकी बिजली का बिल आपकी कंपनी ने पे कर दी, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं हुआ ये, बिल्कुल। ठीक है। तो सेम इसी तरह उसकी नेचर ऑफ पेमेंट लिखी जाएगी, और जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी। इस तरह वाउचर्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर कुछ मिला है, तो उसके रेलेवेंट अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। अगर आपको लिविंग एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, आपको रहने के लिए घर प्रोवाइड किया गया है, उसकी अमाउंट क्या लिखी जाएगी। ठीक। अब ये सारे इंशाल्लाह जो मेन मेन है ना, लिविंग एकोमोडेशन, कार, वैन, फ्यूल, जो मेन है ना, इसकी मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होता है। ये जो यहाँ पे फिगर आएगी ना इस हम्म, बॉक्स में, मॉनेटरी टर्म, ये एक्चुअली बनती कैसे, ठीक है। तो ये सारी ठीक। चीजें हम चेक करेंगे। अब लिविंग एकोमोडेशन, अब अगर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शायद अगर वो घर उस कंपनी का अपना हो, मतलब कंपनी के नेम पे हो, या शायद वो कंपनी ने खुद ही रेंट पे लिया और आपको फ्री में रहने के लिए दिया हो, तो हम्म, इन शॉर्ट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर जो पड़ती है ना, वही हम्म, आपका टैक्सेबल बेनिफिट भी होता है वो, ठीक है। ठीक। माइलेज अलाउंस पेमेंट नॉट टैक्स एट सोर्स, अगर आपको माइलेज अलाउंस मिल रहा है, माइलेज हम्म, अलाउंस क्या होता है? आप क्या? अगर अपनी आप अगर जॉब की वजह से अपनी पर्सनल गाड़ी यूज कर रहे हो, हम्म, तो आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी गाड़ी इस्तेमाल करने की वजह से आपको अलाउंस देती है। आपने हम्म, जितने माइल्स यूज किए होते हैं, तो पर माइल आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो वो हम्म, यहाँ पे आता है हमारे पास, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब देखिए ये सारे आपको खाली नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह का कोई बेनिफिट अभी तक इसको नहीं मिला। तो भाई इस एम्प्लॉय को, ये जो रॉबिन क्लार्क है, इसको फिर आखिर मिला क्या है जो P11 इशू है? इसको मिला ये कार एंड कार फ्यूल मिल फ्यूल। रहा है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसको फ्यूल मिला है या सिर्फ गाड़ी मिली है, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं।
अब जनाब इसको हमारे मुताबिक जो हमें नजर आ रहा है, इसको गाड़ी मिली है, ठीक है, मेक एंड मॉडल ये 1970 रेव 4 PHV मिली हुई है। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, याद नहीं, मैंने इसका देखी भी थी डिटेल, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ कंपनी का। अच्छा, PHV मतलब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। डेट फर्स्ट रजिस्टर्ड, इस डेट को रजिस्टर हुई थी। ये है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ग्राम्स पर किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। ये इंशाल्लाह ये हम देखेंगे कि भाई CO2 एमिशन कैलकुलेट कैसे की जाती है, और आपके सारे बेनिफिट इसी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे वो कार बेनिफिट हो, चाहे वो फ्यूल बेनिफिट हो, या वैन बेनिफिट हो, इसी की बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अप्रूव्ड जीरो एमिशन माइलेज 46 माइल्स। अब ये बता रहे कि भाई जीरो एमिशन पे मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पे ये कितना चलती है, तो उसने लिखा 46, क्योंकि यूके में जो कार्स हैं ना वो दो तरह से टैक्स होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्सेस कम है, और जो फ्यूल व्हीकल्स है ना, जो मतलब पेट्रोल डीजल है, उन पे उनकी CO2 एमिशन ज्यादा होती है, तो उन पे टैक्सेस ज्यादा है। तो मतलब जितनी आपकी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी या हाइब्रिड होगी, उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, ठीक है, टैक्स सेविंग होती है। अब इंजन साइज सारे डिटेल लिखे, 2487 मतलब 25 cc गाड़ी है ये। टाइप ऑफ फ्यूल एंड पावर यूज्ड, ए पावर। अब ये इनकी अपनी कोई सब कैटेगरी होगी, खैर जो भी है। अच्छा, गाड़ी की लिस्ट प्राइस के बताई हुई है कि भी 45,755 की गाड़ी है। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी बन रही है, वो है 1634 पाउंड बन रही है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हम कैलकुलेट भी मैं आपको करके दूंगा जब हम नेक्स्ट क्लास में हम ये बेनिफिट जब कैलकुलेट करें, तो इंशाल्लाह हम यही एग्जांपल लेंगे, देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन से क्या आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या साबित हुआ, देखिए ग्रे बॉक्स में हमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट ऑफ ऑल कार्स मेड अवेलेबल इन 22-23 इज 1634 पाउंड का इसे टैक्सेबल बेनिफिट मिला है। इट मींस ये अमाउंट इसके लिए क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। इस पे इसको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, सेम इस तरह अगर वैन या वैन का फ्यूल मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन अगर आपको मिल रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। जितने भी बेनिफिट्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे मेंशन होंगी, और जो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपकी टैक्स रिटर्न की जीनत बनती जाएंगी, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, सर कल इतने बजे मैं सो चुका था, बैठे बैठे ना, 11:15 बजे आँख खुली के वो क्लास वगैरह सब खत्म हो चुकी। आज आपके साथ एंगेज हूँ तो जाग रहा हूँ। अच्छा यार, मुझे एक बार एक बंदे ने कहते सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, नींद आ जाती है। मैंने कह रहा मैं अगर ऊंचे ऊंचे बोलने शुरू हो जाऊं ना, देखो यार, आपको शायद लगता भी कि मैं थोड़ा सा, मेरे पढ़ाने से शायद बंदे को नींद आती हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आराम से बोलूं, चीज को आराम से पढ़ूं, ताकि समझ आए दूसरे नहीं बंदे को। सर, ये नॉर्मली जब भी बंदा पढ़ने बैठता है ना उसको खुद को नींद आ जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं ना तो नींद आएगी हमें ज्यादा। यार और जो एक फिजिकल क्लास जो थी ना, उसका अपना एक तो थोड़ा सा होता है ऑनलाइन। मैं शुक्र है हमारे जमाने में ऑनलाइन वाली चक्कर नहीं थे, तो वो सीधे बैठे होते सामने, कुछ इधर उधर करते थे ना, डायरेक्ट सर क्या, अरे सो रहे हो? फिर जाग जाती। अच्छा, जी नौशाद साहब आपको कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये जो लीव एनकैशमेंट होती है सर, ये भी टैक्सेबल अमाउंट है? लीव इनकैशमेंट बिल्कुल सर, मुझसे पाकिस्तान में कटी है तो यूके में तो कटेगी कटेगी। जी। ये कैसी बात करते हैं सर आप। ईद ईद बोनस जो मिलता है ना, ईदी पे भी टैक्स करते हैं सर पाकिस्तान में तो। हम्म। यूके भी क्यों नहीं कटेगी, वहां पे तो बैठे ही इसलिए हैं लोग। जी हैदर साहब। हैदर हुसैन साहब आपको कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। आप हैदर साहब बात कर रहे हैं? हाँ। जी मत भाई पूछे।
जी सर, पूछ रहा था कि व्हीकल के ऊपर अगर कोई ऑफिशियल यूज पे भी होती है गाड़ी, हाँ हाँ तो उस पे भी टैक्स कटेगा कि जो उसकी पर्सनल डिस्पोजल पे गाड़ी दी गई होगी उसके ऊपर टैक्स कटेगा? देखिए सर, अब क्लास के स्टार्ट में हमारी थोड़ी सी इस पर डिस्कशन हुई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको गाड़ी, देखिए आपको एम्प्लॉयर गाड़ी क्यों देता है? आप इतने कोई अच्छे हैं नहीं कि यार वो मतलब आपको फजूल में क्यों गाड़ी देगा। जाहिर बात आपको इसलिए देता है कि आप उससे ऑफिस का काम भी करो और रात को घर गाड़ी आपके घर पे भी जाए। मतलब आपका पर्सनल यूज भी हो और आपका ऑफिशियल वर्क भी हो राइट। उससे। ठीक है, उस सिनेरियो में आपके ऊपर ये लागू ठीक है। होता है, आपको ये आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको गाड़ी मिली है, लेकिन वही ना, आप ऑफिस जाओ, ऑफिस से चाबी उठाओ, फिर गाड़ी इस्तेमाल करो, गाड़ी बिजनेस के लिए, और छुट्टी करते हुए वापस चाबी रख के, तो फिर वो बेनिफिट तो ना हो, गाड़ी आपकी तो ना होगी ना। वो तो फिर ऐसा हो कि आप ड्राइवर हो वहां पे या कोई डिलीवरीज वगैरह का काम कर रहे हो, फिर वो बेनिफिट तो ना होगा ना, वो तो आपकी जॉब होगी। लेकिन सर उसमें एक चीज और भी आ जाती है ना कि मसलन डे टाइम तो ऑफिशियल यूज में है ना। अब ऑफिस में बैठ के कौन सा ऑफिशियल यूज होगा गाड़ी का? अब वो एक नहीं, सिनेरियो जब बता, मैं आपको कहीं उसके मुताबिक बता उसकी कोई देता हूँ। उसकी सर जैसे मार्केटिंग की जॉब होगी, हाँ हाँ। तो जैसे वो सारा दिन मार्केट में है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि वो अच्छा तो देखिए, एक किस्म की फैसिलिटी दी गई है उसको कि बसों के धक्के नहीं खाओ, गाड़ी पे जाओ। HMRC इसको जिस एंगल से देखते हैं ना, वो ये होता है कि अगर गाड़ी ओवरनाइट आपकी पर्सनल रेजिडेंस पे खड़ी है, तो ये टैक्सेबल बेनिफिट के जुमरे में आएगी। राइट। मतलब ऑफिस आवर्स के अलावा आप अगर उसको यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो ये आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट। इससे बेहतर नहीं होगा कि वो गाड़ी अपनी ले ले और उसको जिस तरह माइल्स वो कह रहे हैं कि माइल्स चार्ज करते हैं उसको। ये तो अब डिपेंड करता है, अभी ये आप ऐसा सोच रहे, शायद मैं ऐसा ना सोचूं। अभी ये तो हर बंदे की अपनी एक वो होती है, लेकिन हाँ, अगर हम सिनेरियो देख रहे हैं, अगर आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिले तो आप पे ये इम्पोजिशन है। सही है। आप खुद ही देख ले सर, इतनी ये जो जितने की गाड़ी है ना, इतनी लोगों की सालाना सैलरी नहीं होती। राइट। ये हमारे साथ जो तैमूर भाई वो आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे। इसकी हाफ लोगों की एनुअल सही। सैलरी होगी 25-30 हजार पाउंड। जिसकी एनुअल सैलरी हो ना, वो राइट। हवा में फिर रहा होता छलांगे मारता है वो। है। नहीं, सही बात है तैमूर भाई, सही है, ऐसा ही है। सही है। तैमूर साहब किधर चले गए? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ हैदर रही है जी साहब। आवाज। जी शुक्र है सर, आ गई मेरी आवाज। ना कर सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आपने शुगल शुरू किया, 3 दफा हाथ कट गया, आप बोलते ही नहीं है जी सर। सर वो मुझे अनम्यूट का बटन अब मिला है। हद है यार। अच्छा सर, अच्छा मेरा ना छोटा सा एक सवाल था। जी। सर जिस तरह पाकिस्तान में है ना ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, इनकम टैक्स रूल्स है 2002, फाइनेंस एक्ट वगैरह है। हाँ हाँ। तो सर ये यूके टैक्सेशन में, ये जो यूके टैक्सेशन है किस लॉ के अंडर रेगुलेट हो रहा होता है और इन्फोर्स हो रहा होता है? यार इसका तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सा ऑर्डिनेंस होता है, कौन सा लॉ। एक्चुअली यार देखो, ये इनका बजट के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। और है ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस वगैरह होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि, क्योंकि ऑर्डिनेंस यूके में कोई इस चीज पे वो नहीं करता है। आपको कोई भी चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास HMRC की वेबसाइट अवेलेबल है, या इनका बजट आता है, आप वहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं। मतलब मैं आज तक किसी लॉ की बुक के लिए नहीं गया, ना मैंने किसी को जाते हुए देखा कि कोई टैक्स रूल देखने के लिए। यूके का टैक्स राइट। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। HMRC की गाइडलाइन है कि अब देखो ये आपके सामने है। उसने क्या हुआ, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब वो कैलकुलेट करेंगे ना, ये बेनिफिट्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल लिखे हुए, अगर ये चीज इतनी अमाउंट, अगर इसकी CO2 इमिशन इतनी है, तो इतने इतने परसेंट आप टैक्स दोगे, सिंपल। अब ऑब्वियसली राइट। बैक एंड पे कोई ना कोई, जाहिर बात, लॉ ऑर्डिनेंस जो भी आप कह रहे हैं, टर्म्स यूज कर रहे हैं, ये होती हैं, लेकिन ना कभी पढ़ी है, ना कभी देखी है, ना कभी जरूरत पड़ी। ठीक हो गया सर, यानी कि ये जो हर साल टैक्स रेट्स वगैरह स्लैब्स चेंज होती हैं, ये हाँ, हमें HRM बजट, वो जो, HMRC। हाँ जी, HMRC की वेबसाइट से हमें मिल जाएंगे। बल्कि आप अगर HMRC की वेबसाइट, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कोई भी चीज सर्च करोगे।
अगर इसके अलावा आप ACCA या ICAW की वेबसाइट पे भी जाते हो ना, तो वहाँ पे अपडेटेड जो बजट होते हैं ना वो अनाउंस होते हैं, और बाकायदा उन्होंने एक सेक्शन होता है अलग से मेंशन किया होता है कि क्या क्या चीजें पिछले साल से चेंज हुई हैं। तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमारे पास लेट्स मेरे पास ये नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या क्या चेंज करना है, तो मैं जो उन्होंने अलग से सेक्शन बनाया होगा ना कि क्या क्या चेंजेस आएंगे पिछले साल, तो मैं सिर्फ वो चीजें देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बाकी अंडरस्टूड हो कि बाकी सारा कुछ वैसा ही है, ये चीजें चेंज हुई। ठीक है अब अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बात बताऊं, अब कल हम जब देख रहे थे तो जो हायर टैक्स बैंड था ना, जो 1 लाख जो था 37,700 से 1,25,400 तक जो स्लैब 140 था, ये ठीक है ये जो है ना चेंज हुआ है पिछले साल, मतलब इस साल चेंज हुआ है। इससे पहले जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब 13-14 की बात अगर बता रहा हूँ, तब से लेकर पिछले साल तक ये स्लैब था 1,50,000 तक। 1,50,000 से अबव की इनकम आपकी हायर रेट बैंड में जाती थी 45% पे। लेकिन इस साल इन्होंने चेंज की है, 1,50,000 से कम करके 1,25,000 कर दी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली क्या चीज चेंज की? कॉर्पोरेशन टैक्स रेट। पिछले 8-10 साल कॉर्पोरेशन टैक्स 19% रहा है। इस साल आके इन्होंने कॉर्पोरेशन टैक्स चेंज किया। अगर आपका टैक्स 50,000 से कम है कंपनीज का प्रॉफिट, तो आप पे 19% टैक्स लगेगा। और अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो 25% टैक्स लगेगा। और अगर 50 और 2.5 लाख के बीच में प्रॉफिट है तो मार्जिनल टैक्स आप पर लगेगा, उसके अलग से कैलकुलेशन। अच्छा, ये चेंज हुआ। सेकंडली एक और जो मेजर चेंज आया, जो आप कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी जिस तरह हमने अभी पढ़ा ना पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस की तरह CST में एक चीज मिलती है, एनुअल एग्जेम्पशन। वो एक अरसा दराज से चले आ रही थी 12,300 पाउंड आपके लिए एग्जाम्प्ट होता था। पिछले साल, इस साल मतलब इस साल इन्होंने कम करके वो 6,000 कर दी है। और अभी जो नया जो ऑर्डिनरी वो बजट अभी आ रहा है ना, जो नई जो 25-26 का जो टैक्स ईयर है, नहीं 24-25 का जो टैक्स ईयर होगा ना, उसमें वो 6,000 भी कम करके 3,000 कर दी, जो कि फुली इम्प्लीमेंट तब होगा जब 5 अप्रैल 2025 खत्म हो जाएगा, तब उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये अभी स्पेशली कोविड के बाद से इन्होंने ये चीजें चेंज करना बहुत शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अवाम को ड्यूरिंग द कोविड। 3 साल तक इनकी जॉब रिटेंशन स्कीम चली है, कोरोना जॉब रिटेंशन स्कीम, CGRS बोलते थे। 80%, अगर फॉर एग्जाम्पल आप यूके में जॉब कर रहे हैं ना, और आपकी तनख्वाह 1,000 पाउंड है, तो उसमें से 800 पाउंड गवर्नमेंट आपको देती थी HMRC, 20% आपकी एम्प्लॉयर को देना पड़ता था। तो मतलब एम्प्लॉयज का भी मतलब बचत हो गई कि मतलब किसी की जॉब नहीं जाएगी, और एम्प्लॉयर पे भी बर्डन कम पड़ रहा था। 3 साल उन्होंने ये चीज चलाई है। तो ये सर बहुत सारे रिलीफ दिए। इवन अभी ये बाउंस बैक लोन इन्होंने कोविड के बाद देना शुरू किए थे, लोन्स देना शुरू कर दिए थे कंपनीज को, ताकि जिनके अगर बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा ग्रो करे। 50,000 पाउंड का लोन दे रहे थे और 2.5% इंटरेस्ट रेट पर। राइट सर 2.5% बहुत कम है। और मजे की बात यह है कि अगर आपने आज लोन लिया ना, तो पहले 12 महीने तक ना आपने कोई लोन की पेमेंट करनी है और ना कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। जबरदस्त जबरदस्त और उसके बाद 6 महीने फिर भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो कि आप कोई कैपिटल पेमेंट ना करो और इंटरेस्ट भी ना दो। वेरी नाइस तो अब जाहिर बात है HMRC को फक्की पड़ी है, तो अब जाहिर बात है वो जोर तो वो भी निकालेगी ना। बिल्कुल सर तो बट बहुत नो शुक्रिया डाउट बहुत सपोर्ट उन्होंने किया था गवर्नमेंट ने आवाम को। सर अच्छा, अच्छा एनीवन, किसी को अगर आज तो हमने बहुत लिमिटेड सही चीजें देखी हैं। आज मेरी कोशिश यही थी कि हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट इनकम के जो बेसिक्स है वो देख लें, और रिफॉर्म्स वगैरह ये इनकम देख लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो एग्जाम्प्ट इनकम्स या एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स जो होते हैं, अब देखिए ये सारे हमारे टैक्सेबल बेनिफिट्स थे, इस तरह कुछ एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स भी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स देखेंगे, और ये जो टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं ना, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे, और हम इसको अपने टैक्स रिटर्न पे भी लेकर जाएंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। राइट नाउ अगर अभी तक इन 3 फॉर्म्स में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, कंफ्यूजिंग लगी हो, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
सर काइंडली एक्सेल की शीट शो करवाइएगा, मैं थोड़ा नोट नोट कर लूँ। जी सर, ये ले सर। एक्सेल पे तो आज हमने कुछ लिखा ही नहीं है सर। तो आप लोग को तो लेक्चर मिल जाता है ना, अरे वो आप देख लिया करें। ये पहले 2-3 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी ये लोग वो करते हैं, ग्रुप में लिंक भी शेयर करते हैं ये लोग। इसके बाद जो है ना फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जो होता है ना, तो वो आपका अपना पोर्टल बनता है और उसमें आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप जब देखना चाहे वो देख सकते हैं। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े होते हैं और इंशाल्लाह मतलब मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप लोग लाइव क्लास में आए, क्योंकि इंसान है कभी ज़रूरत इंसान कभी बिज़ी होते या क्लास ना ले पाए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती है, तो आप जब भी देखना चाहें तो अपन पोर्टल से एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है? राइट सर, ठीक हो। जी अशरफ साहब। जी अशरफ साहब, अपना क्वेश्चन पूछिए। अशरफ साहब, आपने रेज हैंड किया, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का करम है सर, फरमाएं। सर मेरे थोड़ा सा मसला हो गया था, इस वजह से मैं दरमियान में थोड़ा सा नहीं लेक्चर लिया, वो मैं कल देख लूंगा। असल में मैंने पूछना ये था मेनली आपसे। अब इसमें आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो जो हमें थोड़ी बहुत जिसमें हमारी इंटरेस्ट है या जिसकी हमें लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम हाँ हाँ। ज़्यादा फोकस उसी पे करें तो ज़्यादा बेहतर है या सारा एज ए होल ही करें तो बेहतर है? क्या मतलब किस चीज़ पे जैसे आप चाह रहे हैं कि आप फोकस करें? जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कारपोरेशन टैक्स हो गया, वैट हो गया, और ये इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है बंदा। ये इंडिविजुअल अच्छा। जो होती हैं, ये चीज़ें तो कम ही होती हैं कि इंडिविजुअल तो उधर ही करते हैं ना लोग। अशरफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, अब वो क्लास जो है ना, मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए तो जाहिर बात है होती नहीं है। हाँ नहीं नहीं, अब ठीक है, नहीं अब आपने आप तो हमें आपकी भी आइडिया प्रेफरेंस तो हो शायद, जाएगा। जी आपकी प्रेफरेंस शायद वैट या सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स हो। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, हम यूके टैक्सेस वो कर रहे हैं। ठीक है, अब मतलब यूके इंडस्ट्री में किस तरह के टैक्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? सही। तो अब मे बी आपकी जो स्पेशलिटी हो या आप जिस तरफ फोकस करना चाह रहे हो वो कुछ और हो, किसी और बंदे की कुछ और होगी। तो जाहिर बात है, मैंने सबको साथ हाँ लेके नहीं चलना ठीक। होता है। अब मैं डायरेक्ट कंपनीज भी शुरू कर सकता था, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले पर्सनल टैक्सेस कराऊं, उससे सही। मुझे काफी हेल्प मिलेगी कॉर्पोरेशन टैक्स में। और 100% वैट ठीक। मैं तीसरे नंबर पे क्यों कराता हूँ, क्योंकि वैट अप्लाई होता है इंडिविजुअल के बिजनेसेस पे भी और कंपनीज पे भी। कंपनी पे ठीक। अगर मैं डायरेक्ट वैट शुरू करूँ तो ना आपको कंपनीज के बारे में कुछ पता, ना इंडिविजुअल के बारे में पता है, तो ठीक। मेरे ख्याल में वो सीक्वेंस बेहतर नहीं बनेगी। हाँ, नहीं नहीं माशाल्लाह ठीक है, आपका तरीका ठीक है। हमें जिन चीज़ों का नहीं पता था वो भी चीज़ें पता चल रही हैं। तो यानी कि मेरा मकसद ये था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं और थर्टिकली हम पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल नहीं होता ना अक्सर। असल तो में आप अशरफ साहब, बात ऐसी है ना, आप थोड़ा सा इस साइड से लिंक रहे हैं थोड़ा कुछ ना कुछ, अच्छा आपको ठीक इसलिए है, चीजें मतलब अपनायत फील हो रही है। अब यहाँ पे जो सही फॉर एग्जाम्पल लॉ या कौन सी फील्ड्स है, उनको इस सही चीज सही, के वे भी नहीं पता होगा कि भाई ऐसी क्या चीज ठीक होती। तो ठीक ठीक, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन जिस बंदे ने ये सही चीज ना देखी हो उसके लिए ऑब्वियसली ये न्यू होंगी। सही सही। ठीक है सर, सर थैंक यू वेरी बाकी मच। बाकी इंशाल्लाह जो, देखिए मैं तो आपसे कल भी यही बात की थी आप लोगों से कि आप लोग के जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, जब हमारी उसकी बारी आई तो मैं जो जो चीजें कराऊँ उसके आउट ऑफ द वे भी अगर कोई चीज मुझे बतानी पड़े या करवानी पड़े, मैं करवाऊंगा आप लोग को, ऐसी ठीक कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक। नो इशू। जी उमेर साहब। सर वो अपना मोबाइल नंबर अगर शेयर करते हैं तो आपने फर्स्ट क्लास में कहा था। वो तो ग्रुप में मैं आप लोग साथ ही ऐड हूँ सर, क्या हो गया? अच्छा, वो तो मैंने आपके पिक्चर है, मैं इतना मौका नहीं मिला कि मैं ग्रुप में वहां पर कांटेक्ट चेक करूं। ग्रुप में है, कोई मसला है, आप अच्छा, लोग कोई क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सके, मेरा नंबर उधर होता है, कोई मसला आप पूछ नहीं सकते हैं। ग्रुप तो वो मेरे ख्याल में हम तो सेंड नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ देख सकते हैं ग्रुप तो। नहीं हम नहीं, तो हमारा मैसेज नहीं सेंड कर हमारी सकते। क्लास ग्रुप होता है, अब आई डोंट नो, चलिए वो एडमिन मैं शेयर नहीं करवा अभी दूँ। नहीं बना है, वो ग्रुप नहीं बना है सर। अच्छा, जी नहीं ग्रुप में हम जाहिर बात ग्रुप बनाए हम इसलिए होते हैं, अगर किसी कोई चीज समझ ना आए अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो हम उसी ये में सिर्फ वो ग्रुप है जो सिर्फ एडमिन भेज सकते हैं ना मैसेजेस।
अच्छा, वो ये हैं शायद वो अवेलेबल डेमो वाला फिलहाल ग्रुप में के, आप। हाँ हाँ वो हैं हम्म, जी। ठीक। ठीक। चल जी, वसीम खुर्शीद साहब। तो वसीम साहब जी फरमाए अपना कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, वो एम्प्लॉई है, तो हमसे वो पूछता है कि मुझे लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा कटा है, तो क्या हम उसका टैक्स वगैरह चेक कर सकते हैं उसकी, कि उसने साल में उसका कितना टैक्स कटा है? उसके P60 फॉर्म से आप चेक कर सकते हो कि उससे कितना टैक्स कटा है। तो ये उस उसे कंपनी से लेना पड़ेगा या हम भी एक्सेस कर सकते हैं? ये कंपनी से भी मिल सकता है और HMRC से भी मिल सकता है। HMRC से मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। उस उसके लिए सर ये कैसे लेना पड़ेगा? जिस तरह पाकिस्तान में आपका FBR पे आपका अपना लॉगिन पासवर्ड होता है ना, आपका अपना एक अकाउंट होता है। तो आपके जी सर। क्लाइंट का HMRC के पास अपना एक अकाउंट होता है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और आप HMRC से इवन आपका क्लाइंट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, चैट करके भी पूछ सकते हैं और बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं डॉक्यूमेंट P60। जी सर, अमूमन तो सर ये है कि जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके पास तो अकाउंट वगैरह नहीं होता, तो फिर नए सिरे से हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्यों नहीं, तो यूके में हर बंदे का अकाउंट होता है सर। अगर लेट्स से किसी ने अगर नहीं भी बनाया ना, 2 मिनट जी सर। लगते हैं उसका अकाउंट बनने में। जी सर, बहुत ठीक शुक्रिया। है, नो इशू। जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी। खालिद साहब प्लीज। अ, सर जी, मेरा तो वैसे जनरली क्वेश्चन है कि हम कैसे स्ट्रेटजी के साथ चले कि 2 मंथ बाद हम कोर्स कंप्लीट हो या 3 मंथ, तो हमें पता हो कि या हम इसका रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें, इस तरह का थोड़ा गाइड करें इसमें। अब देखिए, हम इस चीज को लेके ऐसे चलते हैं कि हम पहले उसकी नॉलेज गैदर करते हैं, नोट्स हो गए या हम उसको पहले समझते हैं। देन हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया वगैरह। पहले हम एक्सेल पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर आप अपने लिए आप भी डेमो लेंगे और आप खुद ही, और ऑब्वियसली डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ। तो आप खुद ही भी उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे सॉफ्टवेयर पे, टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करो। मतलब पूरे महीने का डेमो होता है, एक डेमो खत्म होता है दूसरे ईमेल एड्रेस से दोबारा आईडी ले लो। तो वो आप अपने लिए डेमो बनाते रहो, प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चाहे वो पर्सनल ओके टैक्सेस सर। हो गया है, कंपनीज का कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, वैट हो गया, हर एक चीज इंशाल्लाह ऐसे ही चलाएंगे हम, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक और जी हसन इकबाल साहब प्लीज, आपको क्या क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। हाँ अच्छा। मेरे एक तो दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि एम्प्लॉयर हमारा टैक्स काटता जाता है, लेकिन फाइलर बनने के लिए हमें खुद फाइलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो क्या HMRC का भी वही चक्कर है? और सेकेंडली, अगर किसी भी वजह से आपका एम्प्लॉय का टैक्स ज़्यादा कट गया है, तो क्या HMRC वगैरह रिफंड करती है, या वो कैरी फॉरवर्ड होता है, या पाकिस्तान की तरफ बस एप्लीकेशन दे देते हैं और वो कहीं घूम घुमा जाती है? कोई इस टाइप का चक्कर है? अच्छा, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि बिल्कुल आपने HMRC के पास टैक्सेस के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में रजिस्टर होते हैं ना, NTN नंबर बनाते हैं, ये वो यूके में भी आप होते हो, ठीक है। किस तरह होते हैं इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। और सेकंड, आपने जो बात की है, अगर आपका ज्यादा टैक्स कट गया तो बिल्कुल आपका रिफंड बनता है और आपको रिफंड मिलता है, ठीक है जी। तो मतलब रियल कैश में आपको रिफंड मिलता है। यूके में मतलब आपके पास ऑप्शन आती है, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं और फ्यूचर टैक्सेस उससे एडजस्ट कराना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप रिफंड लेना चाहते हो, आपको पर्सनल टैक्स का विद इन 2 वीक्स आपको रिफंड मिल जाता है। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी था कि अगर जैसे पाकिस्तान में फाइलर का सेपरेट टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए अगर, तो उनका भी इसके साथ में मसला है, या उनकी अदर पेनल्टीज वगैरह, या यानी कि वो किस तरह से कन्विंस करते हैं कि हर कोई अपना टैक्स फाइल वो आपको नॉन फाइलर तक छोड़ते ही नहीं है सर। वहां पे ऐसे ऐसी चीजें नहीं है। वहां पे आपकी जब अगर इनकम होती है ना, तो आपको करे? ऑटोमेटिकली टैक्स नोटिस आ जाता है कि वजह टैक्स रिटर्न जमा कराओ। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि वहाँ चल पे ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का होल्ड वगैरह काफी है इस चीज के मामले में। तो वहाँ पे ये नौबत ही नहीं आती कि आप नॉन फाइलर रह सकें, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही। ठीक है, चल थैंक यू सर।
चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आप लोगों से वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन 9:30 इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।